वेलकम टू एसएससीआर। आज इस क्लास में हम जो आपके सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरा करने वाले हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना तो करेंगे। इसमें पूरा आपका इसमें एक्सप्लेनेशन भी रहेगा साथ में। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए क्लास रहने वाली, बाइलिंगुअल रहेगी। तो कोई ये चिंता ना करे भाई हिंदी वाला कि यार इंग्लिश में कैसे देखूंगा। आपके लिए हिंदी में भी है, और वैसे भी आप इंग्लिश में वो वाले वीडियोस तो देख लेते हो, इसमें क्या दिक्कत है। और वैसे दोनों ही रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि टोक्यो ओलंपियन सी ए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है। तो ये आपकी जो फेंसिंग है उससे संबंधित है, ना कि शूटिंग और बैडमिंटन से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये भारत की पहली फेंसर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई किया, यानी कि मेडल नहीं जीता है लेकिन क्वालिफाई करने वाली ये फर्स्ट बनी है। शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर फेंसर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स, मार्किंग ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। जो एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। ये आपकी जो भवानी जी हैं, ये भवानी देवी, ये तमिलनाडु से हैं और सबर इवेंट में खेलती हैं, ध्यान रखना। ये वो वाला सबर नहीं है जो आप देखते हो इंस्टाग्राम की बायो में कि सब्र कृष्ण सदा साहित्य, वो नहीं। ये सब्र आपका इवेंट होता है। 2021 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने ट्यूनीशिया की नादिया बेन अजीजी को हराया था। ये बेन भी वो है, वो वाली बेन नहीं जो दया भाभी बोलती है कि माधवी बेन भिड़े बेन, वो नहीं। जो भारत की पहली ओलंपिक फेंसिंग जीत बनी, यानी कि इन्होंने ओलंपिक में पहली बार जो आपकी ट्यूनीशिया की नादिया बेन अजीजी को हराया, और पहली पहली इंडिया की फेंसिंग जीत बनी ओलंपिक में। कई बार की नेशनल चैंपियन और कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में ये मेडलशिप आपके इन्होंने मेडल जीते हैं, ये मेडलिस्ट रही हैं। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया था 2021 में, ध्यान रखना। अगला है कि 31 मई 2025 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। एज ऑफ 31 मई 2025 हु इज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके आपके जो कौन है अध्यक्ष चेयरमैन, तो वहाँ के मनन कुमार मिश्रा। आपके जो बार काउंसिल के हैं मनन कुमार मिश्रा है। ये आपके जो वकीलों की जो होती है ना पूरी सर्वोच्च निकाय है। भारत में वकालत का सर्वोच्च नियामक निकाय है। इट इज़ द हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी फॉर द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। यानी कि जो आप देखते हो ना वो बार वगैरह, आपने अगर कोई वकीलों की अगर कोई मूवी देखी है जैसे जोली एलएलबी वगैरह, तो आपने उसमें देखे होंगे। तो ये क्या है कि जो वकीलों की सबसे बड़ी, आप ऐसे बोल सकते हो इसको, एक संगठन जो रेगुलेट करती है वो होता है। ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत स्थापित किया गया था। जो आपका वकीलों वाला अधिनियम था 1961 में, उसके तहत इसे स्थापित किया गया। बीसीआई जो है आपका, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके पहले चेयरमैन आपके एमसी शीतलवाड़ थे। वकीलों के रजिस्ट्रेशन आचार संहिता और प्रोफेशनल कंडक्ट को नियंत्रित करती है। इट रेगुलेट्स एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। जो आपके नए वकील बनते हैं तो उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे आप एसएससी में रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, वैसे ये वकील भी हैं बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आचार संहिता और प्रोफेशनल कंडक्ट को नियंत्रित करती है ये। देश भर की लॉ यूनिवर्सिटीज कॉलेजों को मान्यता देने का काम भी बीसीआई करता है। ये जो आपके कानून वाले जो मतलब जहाँ पढ़ाई होती है ना लॉ की, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनको भी आपकी जो मान्यता है ये आपकी बार काउंसिल ही देती है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन भी बीसीआई करता है, जिससे पास करने के बाद ही वकालत की प्रैक्टिस की अनुमति मिलती है। यानी कि अगर आप ये बीसीआई का जो एग्जाम है, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, अगर आप इसे पास कर लेते हो तो फिर आपको वकालत की प्रैक्टिस की अनुमति मिलती है। यानी कि आप जो कोर्ट वगैरह है वहाँ आप वकालत कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस की अनुमति मिलती है, ध्यान रखना। बीसीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये बीसीआई है, बीसीसीआई नहीं है, ध्यान रखना। जो आपका क्रिकेट वाला है ये बीसीआई है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, हेडक्वार्टर जो है। अगला है कि 2025 में महिला उद्यमिता मंच डब्ल्यूईपी ने किसके साथ साझेदारी में एम्पावर बिज सपनों की उड़ान लॉन्च किया था। इन 2025 द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च एम्पावर बिज सपनों की उड़ान इन पार्टनरशिप विद, तो न्यूसॉप आपका एक है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप में ये लॉन्च किया था सपनों की उड़ान वाला। ये आपका इनिशिएटिव जो है, यानी कि न्यूज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यह पहल महिलाओं को रिटेल सेक्टर में उद्यमिता का अवसर देने के लिए शुरू की गई है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन द रिटेल सेक्टर। तो उनको वहाँ मौका देने के लिए, ताकि फिर वो बोले कि आज हम लोग इतना सेफ्टी महसूस करते हैं कि हम पुरुष लोग के ऊपर चढ़ के बोलते हैं कि अरे भाई साहब आप गलत हो, हम नहीं। एम्पावर ब्रिज कार्यक्रम के तहत चयनित महिलाओं को न्यूसॉप की फ्रेंचाइजी दी जाती है। अंडर द एम्पावर बिज प्रोग्राम सेलेक्टेड वुमेन रिसीव न्यूज ऑफ फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज, तो इन्हें वो फ्रेंचाइजी प्रदान की जाती है। टॉप महिलाओं को फ्रेंचाइजी फीस में पूरी छूट मिलती है। जो आपकी टॉप परफॉर्मिंग वुमेन्स होती हैं उनको 100% डिस्काउंट छूट मिलता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी कि जो आपका 2025-26 वाला यूनियन बजट था, उसमें आपका एक नेशनल जियोस्पेटियल मिशन जो है लॉन्च किया गया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो वो था कि शासन और विकास के लिए एक एकीकृत भूस्थानिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रबंधन करना। टू क्रिएट एंड मैनेज एन इंटीग्रेटेड जियोस्पेटियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ताकि प्रशासन जो है क्षेत्रों का, भूस्थानिक यानी जो जगह होती है आपकी स्थान पे, उनको अच्छे से उनका एक तो मैनेजमेंट किया जा सके, वहाँ पे अच्छे से कानून वगैरह लागू किया जा सके और डेवलपमेंट हो, वहाँ का विकास हो।
और जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनका निर्माण हो ना, ढांचे का। तो इसके लिए आपका ये मिशन लॉन्च किया गया था, जियो स्पेशियल जो मिशन था आपका वो। सरकार ने 2025-26 के बजट में नेशनल जियो स्पेशियल मिशन की घोषणा और शुरुआती फंडिंग प्रदान की, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसने, इसका उद्देश्य था देश में उच्च गुणवत्ता वाले जियो स्पेशियल डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण, यानी कि इट विल मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड्स। योजनाबद्ध शहरी विकास, यानी कि सपोर्ट अर्बन प्लानिंग, यानी जो आपकी एक एक मतलब अच्छे ढंग से जिसको आपका विकास किया जाता है ना, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, तो उसको भी सपोर्ट करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सटीक योजना में मदद करेगा। जब आप कहीं भी कोई बिल्डिंग वगैरह जो बनवा रहे हो, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें भी ये मदद प्रदान करेगा कि कैसे कुछ आपको करना है। 2025 में किस सूचकांक ने दर्शाया कि भारत में खाता स्वामित्व वर्ष 2011 से 89% तक पहुंच गया है? विच इंडेक्स इन 2025 हाईलाइटेड दैट अकाउंट ओनरशिप इन इंडिया हैज रीच्ड टू 89% सिंस 2011? तो जो आपका ग्लोबल फाइंडेक्स इंडेक्स है आपका 2025 वाला, फाइंडेक्स वाला, इसने दर्शाया है कि इंडिया में कितने लोगों के पास खाते हैं। पहले आपको पता है कि जो अकाउंट है इंडिया में वो काफ़ी कम लोगों के पास थे, लेकिन जैसे जैसे आपका डिजिटलीकरण होता गया, मतलब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता गया आपका, जो आधुनिकीकरण होता गया और लोगों के पास आपको पता है कि थोड़ी एजुकेशन पहुंची, है ना, तो लोगों ने खाता खुलवाना स्टार्ट किया, अकाउंट ओपन करवाना स्टार्ट किया। तो अब इंडिया में क्या है कि 89% लोगों के पास अपना खुद का खाता है। तो ये इंडिया की काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है। आपका जो ग्लोबल फिनटेक्स इंडेक्स 2025 है, ये रिपोर्ट दुनिया में लोगों की बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को मापती है। द रिपोर्ट मेजर्स ग्लोबल एक्सेस टू बैंकिंग एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कितने लोगों के पास बैंकिंग है, मतलब बैंकिंग सेवाओं को वो पहुंच सकते, मतलब बैंकिंग सेवाएं उनके पास है, उनका वो उपयोग कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, बैंक वगैरह का जाना वगैरह, पैसा वगैरह ट्रांसफर का वो। और जो आपकी डिजिटल वित्तीय सेवाएं हैं, जो आपने देखा होगा इंडिया में, आप देखते हो फ़ोन पे वगैरह, यूपीआई जो भी है, उनके उन लोग कितने लोगों के पास ऐसी पहुंच है। अब आदिवासियों के पास तो नहीं है, आप वहाँ जाओगे, है ना, तो आप आदिवासियों के पास जाके बोलोगे पेमेंट कर रहा हूँ, वो अभी एक एड आता है ना, वो आपको पता है कौन सी है। 2025 संस्करण में वैश्विक खाता स्वामित्व लगभग 79% दर्ज हुआ, यानी कि इंडिया का इससे 10% ज़्यादा है। आपका जो ग्लोबल अकाउंट ओनरशिप है वो अराउंड 79% है, लेकिन इंडिया का 89% है। डिजिटल कनेक्टिविटी ट्रैकर को पहली बार शामिल किया गया, जो इंटरनेट और मोबाइल उपयोग का वित्तीय समावेशन पर प्रभाव बताता है। ए न्यू डिजिटल कनेक्टिविटी ट्रैकर शोज हाउ इंटरनेट एंड मोबाइल एक्सेस इम्पैक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। भारत की स्थिति, यानी भारत में खाता स्वामित्व जो है दुनिया के सबसे उच्च स्तरों में है, यानी कि हाईएस्ट अकाउंट ओनरशिप लेवल्स ग्लोबली जो आप देखते हो वो इंडिया में है। वन ऑफ द, मतलब जो मोस्ट आपकी कंट्रीज हैं उनमें आपका इंडिया आता है। मतलब यहाँ पे लगभग लगभग लोगों के पास अपना खाता है। 80 से 90% वयस्कों के पास बैंक खाता है, यानी कि एडल्ट जो है आपके 80 से 90% उनके पास बैंक अकाउंट है। जन धन, आधार और मोबाइल ने डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ाया है, यानी आपका जन धन, आधार, मोबाइल जो है, इन्होंने रैपिडली एक्सपेंडेड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान और व्यापक बनाया। विश्व के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट्स आपको पता है इकोसिस्टम में से एक है आपका जो यूपीआई है वो। प्रोजेक्ट चीता विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है। प्रोजेक्ट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। तो वो आपका प्रोजेक्ट चीता, कौन सा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट चीता है। भाई मथुरा वृंदावन होटल पे तीनों भाइयों ने, चीता ने, शेर ने और जोगपाल ने 80-80 रोटी खाई है, और सुन चीता ही कह दे शेर। तो ये वो चीता है, प्रोजेक्ट चीता है। मतलब वहाँ से आपके जो चीते हैं केन्या वगैरह से, वो यहाँ इंडिया लाए गए हैं। तो एक दूसरे महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाए गए हैं, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल, अफ्रीका से एशिया में लाए गए हैं। तो ऐसा वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम देखने को मिला है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट बनता है। प्रोजेक्ट चीता, भारत में विलुप्त हुए चीता को फिर से बसाने के लिए 2022 में इस आपका कार्यक्रम शुरू हुआ। एक कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च इन 2022, ताकि जो चीते हैं वो फिर से इंडिया में आ सके। री इंट्रोड्यूस चीताज इन इंडिया। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए, मतलब जो आपका नामीबिया दक्षिण अफ्रीका वहाँ से। चीताज वर प्रोड फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना कहीं नहीं, आपका जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका वहाँ से लाए गए, और आपका जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ आपके रिलीज किए गए। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो भारत में चीता की एक स्थिर और जंगली आबादी स्थापित करना है, यानी स्टेब्लिश स्टेबल वाइल्ड चीता पॉपुलेशन इन इंडिया, ताकि भारत में काफ़ी सारे चीते हो जाएं वापस से। ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि पहली बार ऐसा दुनिया में देखने को मिला कि चीताओं को एक महाद्वीप से, वहाँ आप देख रहे हो, ले जाया जा रहा है दूसरे महाद्वीप में, अफ्रीका से इंडिया, मतलब एशिया।
शुरुआती चुनौतियाँ, कुछ चीतों की मृत्यु, अनुकूलन समस्याएं, बड़े क्षेत्र की आवश्यकता। यानी अर्ली चैलेंजेस क्या है इसमें? सम डेथ्स, कुछ की तो आपको पता है कि जब लाते हैं तब मृत्यु हो जाती है। अनुकूलन समस्याएं यानी कि अडेप्टेशन इश्यूज, अब आपको पता है कि वहाँ का क्लाइमेट जो है, वहाँ की जलवायु अलग है, इंडिया की जो जलवायु है वो अलग है, तो उनको वहाँ एडजस्ट होने में भी समस्या आती है चीतों को। और एक बड़ा क्षेत्र चाहिए चीतों को घूमने फिरने के लिए, लार्जर, आपको पता है कि काफ़ी एक बड़ा एरिया चाहिए। वर्तमान फोकस जो है वो स्वास्थ्य निगरानी पे यानी कि हेल्थ मॉनिटरिंग पे है, और आपका प्रवेश बढ़ाना और मानव वन्यजीव संघर्ष रोकना है, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है उसे रोकना है। द इल्सिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल पुस्तक के लेखक कौन? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इल्सिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल? तो आपके मनु जोसेफ हैं, इनकी काफ़ी पुस्तकें पूछ रहा है इस बार। ये सीएचएसएल में पूछा गया आपका, मनु जोसेफ इनकी है। और वैसे आज आपका शायद 10 दिसंबर हो गया है आज, और अब तो क्या है, 20 दिन बचे हैं उसके बाद तो 20 दिनों में आप भी जी लीजिए ज़िंदगी, और हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम भी कुछ दिसंबर में देख ले। वरना आपको पता है कि आप कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि 26 में तो दुनिया ख़त्म है, 1 जनवरी तो देख ही नहीं पाओगे आप, पूरा सिस्टम रिसेट होने वाला है। तो 20 दिन है, जी लीजिए अपनी ज़िंदगी को आसानी से, और 26 में दुनिया ख़त्म है। ऐसा किसने बोला? तो ऐसा एक विद्वान चचा ने बोला था। द इल्सिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, ये मनु जोसेफ द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है, एक नॉवल, आपका नॉवल है जो मनु जोसेफ जी ने लिखा है। कहानी चेन्नई के कार्टूनिस्ट ओयुनी चाको के बेटे की रहस्यमयी मौत के इर्द गिर्द घूमती है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जोसेफ चेको, एक कार्टूनिस्ट इन चेन्नई, इन्वेस्टिगेटिंग हिज सन्स मिस्टीरियस डेथ। एक रहस्यात्मक रूप से मौत हो जाती है, तो इसके बाद वहाँ पे सीआईडी आती है। हेलो, हम उस सीआईडी से बोल रहे हैं, ये क्या बक रहे हो, कैसे हो गई ये मौत? सर ऐसा मत कीजिए सर, तेरा दरवाजा तोड़ दूं? पुस्तक का केंद्रीय संदेश जो है, मतलब आपको बता कि वो ऐसे भी साहब बोलते हैं, तेरा दरवाजा तोड़ दो, अंदर रहस्य में मौत हो जाती है, तो फिर आपको पता है कि चेकिंग करनी पड़ती है। तो ये कहानी आपकी, जो आपकी ओयोनी चाको एक आर्टिस्ट है, उसके बेटे की रहस्य में मौत के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे वो मारा गया। इसमें मनुष्य की जो खुशियाँ हैं यानी कि ह्यूमन हैप्पीनेस है वो दिखाते हैं। दुख और समाज की विचित्रताएं कई बार दिखने से कहीं ज़्यादा जटिल होती है, यानी जो कॉम्प्लेक्स है वो जैसे दिखती है उससे ज़्यादा जटिल होती है। मनुष्य की खुशियाँ कैसे, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम आने वाला होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, मान लो कोई शादी वगैरह है ना, आप उसमें बहुत खुश रहते हैं और आप उसका इंतजार करते हैं कि वो आने वाली है, जो आपकी शादी, जो शादी आने वाली है वो। तो उस शादी में आप फिर एंजॉय भी करते हैं काफ़ी, डांस वगैरह। लेकिन जैसे ही वो चली जाती है, वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप कुछ दिनों के लिए आप पता है कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, मन सा नहीं लगता, क्योंकि आपने काफ़ी एंजॉय किया। अब आप उस टाइम को मिस कर रहे हो कि कब रात होगी और कब डांस देखने जाऊंगा, आज तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो वो टाइम चला गया। तो वो क्या है कि आदमी का जो व्यवहार है वो बदलता रहता है, फिर जब वो वापस इंतजार करेगा, जैसे ही वो टाइम आएगा फिर वापस खुश हो जाएगा, लेकिन वो टाइम वापस जाएगा भी तो दुखी भी हो जाता है। वो इसका संदेश नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। समाज की विचित्रताएं भी कई बार देखने को मिलती है। तो ये आपका एक तरीके से जो मानव व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर है, उस पर है आपका डिपेंड। अभंगवाणी किस राज्य के लोकगीत है? अभंगवाणी आर फोक सॉन्ग्स ऑफ विच स्टेट? तो महाराष्ट्र के हैं। अभंग नाम से ही पता चल रहा है कि जो भंग नहीं होते, यानी कि जो आप बोलते हैं ना कि कोई चीज़ जो टूट जाती है उसे बोलते हैं भंग होना, लेकिन जो टूटते नहीं है अभंगवाणी। तो ये महाराष्ट्र के हैं। और आपका जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उस टाइम में, आपके जो संत थे उन्होंने, जैसे ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव जी, इन्होंने रचा था महाराष्ट्र की संत परंपरा का भक्ति साहित्य। अभंगवाणी इज अ डिवोशनल लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ महाराष्ट्र कंपोज्ड बाय सेंट्स लाइक ध्यानेश्वर, तुकाराम एंड नामदेव। अभंग का अर्थ है अटूट, अविच्छिन्न भक्ति। यह भगवान विट्ठल यानी पांडुरंग के प्रति प्रेम और समर्पण व्यक्त करती है। अभंग मीन्स अनब्रोकन कंटिन्यूअस डिवोशन, इट एक्सप्रेसेस लव एंड सरेंडर टू लॉर्ड विट्ठल यानी पांडुरंग। पांडुरंग से याद आया, पांडुरंग महात्म्य, ये आपका किसने लिखा था महात्म्य? तो ध्यान रखना, ये तेनाली रामकृष्ण जो थे उन्होंने लिखा था, जो आपके कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, तेनाली रामकृष्ण। और जो आपके कृष्णदेव राय थे उन्होंने खुद काफ़ी लिखा, जैसे अमुक्त माल्याद लिखा, उषा परिणय लिखा, है ना, उन्होंने भी काफ़ी लिखा। अमुक्त माल्याद जो था आपका वो तेलुगु में था, और उषा परिणय जो है वो संस्कृत में था। और उन्होंने नगर भी बसाए, जो आपका नगलपुरम जो है वो बाद में देखेंगे जब उनके भी सुनेंगे तब। ये सरल भाषा, गहरे भाव और लोक संगीत की धुनों में गाया जाता है। इट इज संग इन सिंपल लैंग्वेज, डीप इमोशन एंड ट्रेडिशनल फोक ट्यून्स। तो काफ़ी गहराई से, एक अंदर से जो भाव आता है ना उसके साथ गाया जाता है। अभंगों में सामाजिक सुधार, आध्यात्मिक ज्ञान और मानव समानता का संदेश मिलता है। यानी कि क्या प्रमोट करते हैं? सोशल रिफॉर्म। आपको पता है कि उस टाइम जब ये भक्ति परंपरा चल रही थी, उस टाइम पे समाज में आपको पता है काफ़ी ऊंच नीच वगैरह थी, तो इसके माध्यम से इन्होंने ये भी संदेश दिया कि भैया, इसका जो मैसेज था वो ये था कि
आदमी को आदमी समझो, कोई उसमें जात पात वगैरह मत रखो। ह्यूमन इक्वलिटी, यानी कि हर एक आदमी जो है वो समान है। उसमें ये नहीं कि आप जात पात के नाम पे, रंग के नाम पे आप उसके साथ आप असमानता कर रहे हो ना। आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि जो स्पिरिचुअल विजडम है उसका भी इसमें संदेश मिलता है। वारकरी परंपरा की तीर्थ यात्रा में अभंगवाणी मुख्य रूप से पाई जाती है। इन द वारकरी पिलग्रिमेज ट्रेडिशन जो है आपकी, जो पंढरपुर वारी है, उसमें अभंगवाणी मुख्य रूप से आपकी गाई जाती है, यानी वाइडली सन। होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला झोड़ा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? द झोड़ा डांस परफॉर्म्ड ऑन ए फुल मून लाइट नाइट अराउंड होली बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? तो उत्तराखंड में है आपका जो झोड़ा है, उत्तराखंड जो है आपका, वहाँ पे किया जाता है। हिमालय क्षेत्र जो है, हिमाचल वाला नहीं है, हिमालय क्षेत्र आपको पता है कि हिमालय उत्तराखंड हिमाचल यहाँ सभी जगह फैल रखा है। तो जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पे पुरुष नृत्य युद्ध और शक्ति का प्रदर्शन है आपका। जोड़ा डांस ट्रेडिशनल मेल डांस फ्रॉम हिमालयन रीजन शोकेसिंग वेदर एंड स्ट्रेंथ। तो आपका जो पुरुष है वो इसमें युद्ध करता हुआ है ना नृत्य प्रदर्शन करता है। फिर आपका कुमाऊं में है छोलिया, जो कुमाऊं में युद्ध नृत्य तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, यानी कुमाऊन स्वॉर्ड डांस परफॉर्म्ड विद स्वॉर्ड्स एंड शील्ड्स। फिर आपका आता है लांगवीर नृत्य, जो युवा पुरुषों का सामुदायिक नृत्य है, सामाजिक और उत्सवों में प्रमुख है आपका, यानी जो आपके मेल यूथ डांस है आपका ये। और फिर आपका है थाड़िया जोरा, जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्सव और धार्मिक समारोह में किया जाता है, यानी परफॉर्म ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज इन हिल। तो ये सारे उत्तराखंड के ध्यान रखना, उत्तराखंड जो है उसके हैं। उत्तराखंड आपको पता ही है कि सन 2000 में बना था। यदि कोई उपग्रह भूमध्य रेखा के तल में 0 डिग्री झुकाव के साथ और लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो इसे भू स्थिर कक्षा में कहा जाता है, यानी कि जो जियोस्टेशनरी है उसमें ऑर्बिट में इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक नहीं है? तो वो है आपकी जो उत्प्लवकता है, वो है आपका, यानी जो बुयंसी है आपकी वो उत्थान शक्ति। बुयंसी वो शक्ति है जो किसी वस्तु को तरल या गैस में तैरने या उठने देती है, यानी कि इज द फोर्स दैट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और राइज इन ए लिक्विड और गैस। आर्किमिडीज का नियम तरल में विस्थापित द्रव्यमान के बराबर बल वस्तु पर उत्तर की ओर काम करता है, यानी कि आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल वो क्या कहता है कि द अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द वेट ऑफ द फ्लड डिस्प्लेड, कि जो तरल में आपकी विस्थापित द्रव्यमान के बराबर बल जो होता है वो वस्तु पर ऊपर की ओर काम करता है। उदाहरण पानी में लकड़ी का तैरना या जहाज का पानी पर बहना। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, यानी व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो वो किसी वस्तु में जमीन से ऊपर उसकी स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। आपको पता है जो ऊपर की ओर स्थिति के कारण जो ऊर्जा संग्रहित हो जाती है उसे बोलते हैं किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई और द्रव्यमान के कारण संग्रहित ऊर्जा, यानी जितनी वो ऊंची रहेगी वैसे। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट एंड मास। इसका जो सूत्र होता है, यानी जो आपकी ये गुरुत्वाकर्षणीय स्थितिज ऊर्जा होती है जीपीई जो है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका होता है आपका mgh, यानी कि द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है इसके लिए। उदाहरण जो है इसका एग्जाम्पल ए स्टोन ऑन ए हाइट वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, यानी ऊंचाई पर रखा पत्थर और बांध में जमा पानी। इसका महत्व क्या होता है? एक तो आपका जो ऊर्जा संरक्षण में यानी यूज्ड इन एनर्जी कंजर्वेशन, और आपकी जो मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग में आपका जो उपयोग में लाता है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण अक्टूबर 2024 में किस हवाई अड्डे पर किया गया था? इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी, यानी पवन चित्रा, जो आपकी एक एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती है फैसिलिटी आपकी इंडोर, पवन चित्र नाम है उसका, वाज अनवील्ड एट विच एयरपोर्ट इन अक्टूबर 2024। तो आपका जो तिरुवनंतपुरम वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पे पता है, तिरुवनंतपुरम केरला जो है, वहाँ पे केरला की आपकी कैपिटल है केरल की, तो वहाँ पे आपका ये फर्स्ट टाइम इसका अनावरण हुआ। वैसे अभी आपको पता है कि ये हमारे चैनल पे शायद ऐड तो आते नहीं होंगे क्योंकि अभी तो मोनेटाइज वगैरह नहीं हुआ है, तो और अगर यूट्यूब दे रहा है तो वो अलग बात है, इसलिए मैं ही डालता हूँ अपनी तरफ से। वो आप है ना कि नीले रसीले लाल टमाटर मेरी किस्मत में कहाँ, क्यों नहीं अब लीजिए 10 रुपये में। और फिर आके बोला, वो बोलता है किसान से गिरगिट बोला रंग बदल ले। किसान बोला चला जा चला जा, मेरे का दिमाग डिस्टर्ब मत करना। तो ये आपका ऐड हो गया, आपको भी इससे क्या थोड़ा 1 मिनट के लिए आप रिलैक्स हो गए होंगे। पवन चित्र एक स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है, यानी कि सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर है पवन चित्र जो है वो।
भारत का पहला एयरपोर्ट जहाँ से लगाया गया है तिरुवनंतपुरम वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह CO2 यानी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्द्रता, तापमान और जो वाष्प जैसी इंडोर वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। इट मॉनिटर्स इंडोर एयर क्वालिटी पैरामीटर्स लाइक CO2, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड वेपर। जो इसकी ये सब जो वायु का गुणवत्ता कैसी सब निगरानी करता है, देखता है। उद्देश्य जो है इसका वो प्रदूषण कम करना और यात्रियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना, यानी कि रिड्यूस पॉल्यूशन एंड इंश्योर ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर पैसेंजर्स एंड स्टाफ। तो उनके लिए ये सब कुछ करना है। अगस्त 2025 में ट्रेनों में कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया? विच रेलवे जोन बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू स्विच टू कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक ऑन ट्रेन्स इन अगस्त 2025? तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाला है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, वो पहले आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश का जो पहले नाम होता था वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, ध्यान रखना, बाद में चेंज किया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवे है पारंपरिक प्लास्टिक की जगह आपका जो आपका कंपोस्टेबल और जो आपका बायोप्लास्टिक वाला बैग है वो इसने इस्तेमाल करना शुरू किया है। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है स्टार्टेड यूजिंग कंपोस्टेबल बैग्स इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल प्लास्टिक। जो आपका पारंपरिक जो मतलब हमेशा चलता आ रहा है प्लास्टिक, उसकी जगह से इन्होंने बायोप्लास्टिक के बैग इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रारंभिक चरण में लगभग 25 ट्रेनों में बिस्तर बैग के लिए लागू किया गया है। इनिशियली इम्प्लीमेंटेड ऑन अबाउट 25 ट्रेन फॉर बेड एंड बैग्स। ये बैग कुछ महीनों में मिट्टी में डिग्रेड हो जाते हैं और प्लास्टिक कचरा कम करते हैं। यानी कि ये आपको पता है कि मिट्टी में डिग्रेड हो जाते हैं, मिट्टी हो जाती है इनकी। दिस बैग डिग्रेडेड इन सॉइल विद इन मंथ्स रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक का जो कचरा जमा होता है ना वो नहीं होता, इससे वो खत्म हो जाता है। उद्देश्य रेलवे का पर्यावरण फ्रेंडली बनाना और प्लास्टिक प्रदूषण घटाना। ऑब्जेक्ट क्या है? टू मेक रेलवेज इको फ्रेंडली एंड रिड्यूस प्लास्टिक प्रदूषण। तो प्लास्टिक का जो प्रदूषण है वो घटाना। अब क्या है, ये बनते हैं और मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। यानी कि वो कहते हैं ना, बनाया जैसे वैसे मिट्टी में मिलाया भी, हमने प्लास्टिक बैग पे कभी भी रबड़ नहीं बांधा। तो वो वाली बात है, मतलब जैसा बनाया और वो फिर वो मिट्टी में मिल जाएगी। ये नहीं है कि वो फिर परमानेंटली आपका कभी डिस्पोज ही नहीं होता, मतलब जो आपका खत्म ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर वाज असैसिनेटेड बाय हिज नोबल्स? तो फरुखसियर और आलमगीर दी थी, इन दोनों की जो फील्डिंग सेट है वो इनके सरदारों ने की थी। बोथ 1 and 2। घूमती गेम चले यार का नेम चले। तो इन दोनों को है ना, ये जो वो फरुखसियर है इसको तो गणित कायर भी बोलते हैं, गणित कायर, कावर्ड है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसमें, इन दोनों को ही इनके जो सरदार थे उनको उन्होंने मारा। फरुखसियार, सियार नाम से पता चल रहा है कि गणित कायर है। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? बात ऐसी होती है, देखो कुछ भी लॉजिक लगा लो, बस आपको याद रहना चाहिए। ये दोनों आपके मुगल किंग थे, एम्परर्स थे, जिनकी सत्ता में कमजोरी और दरबार में संघर्ष हुआ। आपको पता है कि जो कौन सैयद बंधु थे ना वो, हाँ उन्होंने मारा था शायद इसको, सैयद बंधु कुछ ऐसे थे। हाँ, फारुखसियार को 1719 में सत्ता संघर्ष और दरबारी द्वारा मार दिया गया था। फारुखसियार वाज किल्ड इन 1719 ड्यू टू पावर स्ट्रगल्स अमोंग जो आपके कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, उन्होंने इसे मार दिया 1719 में। आलमगीर सेकेंड की हत्या 1759 में मराठों और दरबारी षड्यंत्र के कारण हुई। यानी जो आपके दरबार में जो कॉन्स्पिरेसीज इनके अगेंस्ट रची गई, और जो मराठा थे आपको पता है उस टाइम उनका काफ़ी कंट्रोल था, तो इन्होंने आलमगीर द्वितीय को चलता किया। इन हत्याओं ने मुगल साम्राज्य की राजनीतिक अस्थिरता और पतन की ओर तेज किया। इसके बाद आपको पता है कि अंग्रेजों का काफ़ी जो प्रभुत्व है वो बढ़ने लगा और आपका जो मुगल किंगडम है वो कमजोर हो गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन इज कॉल्ड द, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे डिमांड कर्व बोलते हैं, मांग वक्र। जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग फलन के ग्राफीय चित्र को क्या बोलते हैं? तो उसको मांग वक्र ही बोलते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व जो है आपका वो होता क्या है? डिमांड कर्व दर्शाता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध दिया है, यानी कि शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी डिमांड। यानी कि उसकी जो मांग है उसके बीच और उसकी कीमत के बीच क्या संबंध है, कितनी तो उसकी मांग हो रही है और कितनी उसकी कीमत है। आमतौर पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड है। एंड जनरली एज प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड एज प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। मतलब जैसे कीमतें बढ़ी तो फिर आपको पता है कि मांग घट जाएगी, क्योंकि फिर कौन खरीदेगा? प्याज ज़्यादा आपके महंगे हो गई तो फिर कोई नहीं लेता, लहसुन ज़्यादा महंगे हो गई तो कोई नहीं लेता। वही वाला आपका लॉजिक। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं और बजट सीमित होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यार उनके पास तो पैसा वही है ना, उतना ही। वो नहीं बोलते, आपने मैथ में वो पढ़ा होगा कि
एक वस्तु की कीमत 18% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता को कितना अपना जो खर्चा है वे है वो कम करना होगा, ताकि नहीं, उसको अपनी कितनी मांग या जो आपका कंजप्शन है वो उसे कम करना होगा, ताकि जो आपका खर्चा है वो उतना ही बना रहे, है ना। तो उसे कम करना पड़ता है। तो आपका पैसा अगर अगर आपको मान लो बढ़ती है, उसकी रेट बढ़ती है, तो वो तो उतना ही खरीदेगा जितना पहला अपने बजट था, उतने में खरीदेगा। तो इसलिए फिर उसकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, मांग घट जाएगी, क्योंकि उतने लोग खरीदेंगे नहीं, आउट ऑफ बजट है। भिड़े बोलता है ना कि माधवी साड़ी की सेल के लिए तुम जा तो रही हो शॉपिंग के लिए साड़ी की सेल में, बट अपने बजट में ही देखना। तो बजट जितना होगा उतने में ही, अब मान लो कोई साड़ी है उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई, तो अब माधवी तो उसे नहीं लेगी क्योंकि भिड़े ने बोला कि बजट में लेना है। तो ये वाला सीन है आपका, है ना। उपयोग, मूल्य निर्धारण, बाजार विश्लेषण और उपभोक्ता व्यवहार को समझने में इसका जो यूज होता है, हेल्प्स इन प्राइसिंग, मार्केट एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। एक तो कि भैया उपभोक्ता का व्यवहार किस ओर है, कौन सी चीज़ उसे पसंद आ रही है, कितना वो खरीद सकता है, ये सब चीज़ें। बाजार का जो आपका विश्लेषण होता है मार्केट एनालिसिस में, और मूल्य निर्धारण में कि हमें कितना किसी चीज़ का मांग मतलब पैसा जो है आपका लेना चाहिए, किसी चीज़ पे कितनी उसकी रेट रखनी चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यक्तिगत इकाइयों, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो देख लेते हैं आपका। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे घर, उपभोक्ता, फर्म और उद्योग के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। स्टडीज यानी जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड्स, कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। तो वो लोग कैसा अपना व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं कि क्या क्या उनको चाहिए, क्या क्या उनकी डिमांड है, कितना वो खर्च करते हैं, कैसा सब वो मैनेज करते हैं इकोनॉमिक रूप से। तो सब ये आपका स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर किया जाता है। ये मूल्य, मांग, आपूर्ति, उत्पादन लागत और बाजार संरचना पर केंद्रित होता है। इट फोकसेस ऑन प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है उस पर, कि भैया किस चीज़ की कितनी मांग है, कितनी उसकी आपूर्ति हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, उत्पादन कितना हो रहा है, उसमें पैसा कितना लग रहा है, कैपिटल कितना लग रहा है, कच्चा माल कितना लग रहा है, वो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, सब इस पर ये फोकस करता है। उपयोग, नीतियों का विश्लेषण, संसाधन आवंटन और उपभोक्ता व निर्माता व्यवहार को समझने में। यानी इसका यूज किस लिए होता है, तो एनालाइजिंग पॉलिसीज, जो आपकी नीतियाँ बनती है उसका उसे ये एनालिसिस करते हैं उसका। जैसे मैं आपको भी करवा रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ का करवा रहा हूँ जो कि बहन है, हो सकता है कि हमें कहीं ले जाए उठा के। रिसोर्स एलोकेशन जो होता है आपका, यानी संसाधन आवंटन में उसके हिसाब से कि कितनी ये सब मांग वगैरह कितनी डिमांड है उसके हिसाब से आपको पता है कि वो आवंटन होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर जो है वो सब देखने में। अब ये सारा अंडरस्टैंड करते हैं कि भैया कैसा व्यवहार है आपका जो उपभोक्ता है और निर्माता। उपभोक्ता कौन होता है, जो खरीदने वाला होता है वो, निर्माता जो उसे जो प्रोड्यूसर होता है ना। तो उपभोक्ता का क्या है, वो जाके बोलता है कि ये 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी, और फिर वो किस्मत देख रहे हो। अब लोगों को पसंद आ गया भाई क्या बोले। वह तो जो है बाजार में संतुलन, मूल्य निर्धारण और आर्थिक दक्षता तय करने में मदद करता है। यानी कि एक तो बाजार में संतुलन में, मार्केट का जो आपका कैसा ये संतुलन बैठाते हैं उसके लिए, मूल्य निर्धारण के लिए कि भाई कितना प्राइस रखना है, और आर्थिक दक्षता यानी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है उसके लिए सब आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जो है, द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, तो 2020 में आपकी शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। भारत सरकार की योजना जिसका उद्देश्य 2025 तक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश सुनिश्चित करना है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव टू एंश्योर इन्वेस्टमेंट इन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय 2025। तो 2020 से 2025 तक इसमें कितना आपका जो निवेश लक्ष्य रखा गया, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया वो 111 लाख करोड़। 111 से कुछ याद आया, कुछ अभी प्रतिभाएं जो थी सीपीओ के लिए उनको इससे नवाजा गया कि ये लीजिए 1,11,111 रुपये। ये क्या है जी, वो रैंक 1 वाला कितने का है जी, तो वो कितने का है वो मैं नहीं बोलूँगा अभी उस पर, क्योंकि छोड़िए। तो आप ये तो आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये तो अभी हॉट टॉपिक है आपका, है ना। 1,11,000 वाला, तो 1,1,1,1,1 वाला लाख करोड़ का इसका लक्ष्य था कि ऊर्जा, सड़क, रेलवे, जल, स्वास्थ्य और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका केंद्रित है। फोकसिंग ऑन एनर्जी, रोड्स, रेलवेज, वाटर, हेल्थ एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब उस पर आपका केंद्रित है। इसका जो निवेश है ये आपकी कौन सी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये 2020 में आपका स्टार्ट हुआ, 2025 इसका ये लक्ष्य था। उद्देश्य इसका और क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलता रहे, और साथ साथ अच्छे से चलता रहे, नहीं कि कुछ विनाश करते आ रहे, लॉन्ग टर्म में। आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इसका उद्देश्य है कि हमें आर्थिक रूप से वृद्धि करनी है, पैसा मतलब सभी को, हर एक व्यक्ति थोड़ा अच्छा कमा पाए। रोजगार सृजन यानी कि जॉब क्रिएशन, आपके लिए जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाए, उनके लिए नई नई जॉब क्रिएट की जाए।
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना, यानी कि इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं बेरोजगार, पर मैं समझा रहा हूँ, ये नहीं कि कोई भाई बुरा मान जाएगी, बेरोजगार कैसे बोल रहा है मास्टर, बेरोजगार कैसे बोल रहा है, बुरा नहीं मानना है। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो आपको बताना है कि सर ये आप ज़्यादा बोल रहे हो यहाँ पे, तो ठीक है अगली बार से ध्यान रख लेंगे, बस यही वाली बात है। और क्या है कि आपकी जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ाना है, ताकि लोग जुड़ पाएँ, अलग अलग जो डिटेल हो जा पाएँ। आज देखो कितना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कितनी बढ़ी है, उसकी कितना फ़ायदा हुआ है। कोई घटना कहाँ घटती है, 1934 का वो पुराना अधिनियम जो ब्रिटिशर्स लाए थे, वो आज भारत का हर एक बच्चा देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है। तो इसका कारण क्या है? आपका एक तो रीजनल कनेक्टिविटी और एक आपकी जो डिजिटल पहुँच है लोगों के पास। तो कितना अच्छा फ़ायदा मिल रहा है कि गाँव का बच्चा बच्चा जो साइंस वाले हैं वो भी पढ़ रहे हैं, है ना। ये योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाती है, यानी जो आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही आपका इन्वेस्टमेंट को जो है बूस्ट करती है, प्रमोट करती है कि वह दोनों में इन्वेस्ट करो। अभिजीत सेन थोक कीमत सूचकांक समिति के अध्यक्ष थे, जिसने 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि अभिजीत सेन वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2008। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। वैसे देखो, मैं ये आपके सीसीएस के करवाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए करंट और स्टैटिक करवा दूँ, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला उनके लिए और एमटीएस वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपकी क्या राय है? मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे से करवा दूँ, क्योंकि करंट का काफ़ी पोर्शन है। तो एक बार कमेंट में अपनी राय बताना कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे आपकी राय कुछ भी हो मैं तो करवाऊँगा, बट फिर भी बता देना एक बार। अभिजीत सेन जो है वो आपके 2008 में इसके थे, अध्यक्ष थे, जो आपकी WPI सुधार वाली कमेटी जो थी, कंपोजिट इंडेक्स, इस पे काम करने के लिए कमेटी का नेतृत्व किया इन्होंने। उद्देश्य जो था वो मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति को बेहतर तरीके से मापना, टू मेजर प्राइस लेवल्स एंड इन्फ्लेशन मोर एक्यूरेटली। जो आपकी महंगाई वगैरह है, मूल्य स्तर, उसको अच्छे से समझने के लिए प्रमुख सुझाव इन्होंने क्या क्या दिए कि सजेशंस, कि कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अलग अलग वेट देना। यानी कि जो आपका एक तो कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, और एक आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो आप क्रिएट करते हैं बिल्डिंग वगैरह, जो भी आपका अलग अलग जो उद्योग वगैरह जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, जो भी आपका क्रिएट करते हैं, उनको अलग अलग वेट देना। और नए वस्तु व सेवाओं को इंडेक्स में शामिल करना। जो आपकी न्यू कमोडिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं उन्हें ऐड करना, इंक्लूड करना, इंडेक्स में शामिल करना। और क्या सुझाव दिया अभिजीत सेन की जो ये कमेटी थी, इसने कहा कि भैया कमेंट जो भी किया करें हिंदी में किया करें। ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट आपका सजेशन था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपके जो दंड के मामले हैं, क्रिमिनल मैटर्स, वो आते हैं। पुलिस जो आपकी स्टेट लिस्ट में आती है, ध्यान रखना, राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में। ये जो आपके विदेश कार्य, फॉरेन अफेयर्स वगैरह, ये सारी यूनियन लिस्ट में आते हैं, ध्यान रखना। दंड के मामले जो हैं वो इसमें आते हैं। ये मैंने काफ़ी अच्छे से करवा रखे हैं, जिन्होंने पॉलिटी की वन शॉट देख रखी है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, मतलब भर भर के करवाएं। जो रेगुलर हुआ है ना, उसको तो मेरे हिसाब से ये याद ही हो गएंगे। वो तो बोलता रहता होगा सर ये क्या करवा रहे हो बार बार, बट करवाना पड़ता है भाई, जो नए बंदे आते हैं ना उनको करवाना पड़ता है। यूनियन लिस्ट हो गई, आपको पता है कि पहले इसमें 97 थे आपके सब्जेक्ट, अभी इसमें 100 हैं। लिस्ट में आपको पता है कि पहले 66 विषय थे, अब आपके इसमें 61 है। जो आपके 5 हैं वो इसमें ट्रांसफर हो गया, आपके जो कॉन्करेंट है इसमें पहले 47 था, 52 है। और ये जो 5 का आपका अदला बदली हुई 5 विषय, ये आपकी कब हुई? जो आपका 42nd वाला अमेंडमेंट था 1976 में, उसके तहत। तो आपको पता है कि शिक्षा, आपके जो मापतोल है ना, वन वगैरह जो है वो इसमें ट्रांसफर किए गए, जो भी कंकरेंट लिस्ट पे। यूनियन लिस्ट पे क्या है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल वही कानून बना सकती है, ध्यान रखना। स्टेट लिस्ट पे केवल जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वही बना सकती है। लेकिन अगर कोई आपातकालीन स्थिति है, यानी इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसमें आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पर कानून बना सकती है, या आपकी राज्यसभा जो है वो पारित कर दे प्रस्ताव कि आप देखिए नेशनल इंटरेस्ट का ये कोई मुद्दा है, आप इस पर कानून बनाइए, तो बना सकती है आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट। अदरवाइज आपकी स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट पे क्या होता है कि दोनों ही बना सकते हैं, राज्य गवर्नमेंट, आपकी राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन दोनों में अगर मान लो कि कुछ ऐसे हो गई कि दोनों ने एक विषय पर कानून बनाया, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है वो माना जाएगा, स्टेट वाला खारिज हो जाएगा। और अगर ऐसा माने कि पहले कोई विषय था सेंट्रल आपके जो इस कॉन्करेंट लिस्ट में जो समवर्ती सूची है उस पर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने वापस बनाया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तो इससे होता क्या कि जो सेंटर का कानून था वो रद्द हो गया और स्टेट का आपका बन गया। लेकिन संसद क्या करेगी, फिर खेल कर देगी, वो वापस से कानून बनाएगी और स्टेट वाले को खारिज कर देगी। तो ऐसे इसमें जो अपर हैंड है वो किसको है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ध्यान रखना। और ये जो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। आपका कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से। आपका अनुच्छेद 246 जो है उसमें ये सारी देखने को मिलता है हमें।
पहुंचे 246 में। ये 3 विधायी आपकी सूचियां हैं, है ना। यूनियन लिस्ट में कौन कौन है आपके सब्जेक्ट? एक तो डिफेंस हो गया आपका, रक्षा का मामला, फॉरेन अफेयर्स जो विदेशी मामले होते हैं वो, एटॉमिक एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा वाला है वो, बैंकिंग आपकी जो बैंक से संबंधित मामले हैं वो, रेलवे, हवाई परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट, जो आपको पता है कि अभी इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल हुई, तो ये सारा यूनियन लिस्ट पे, वो इस पर कोई कानून वगैरह बनाए अलग से एयर ट्रांसपोर्ट पे, तो यूनियन बनाया था आपका। पोस्ट और टेलीग्राफ जो है, डाक और टेलीग्राफ, ये भी सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं? तो पुलिस आपकी जो जैसे अलग अलग राज्य में होती है ना, जैसे राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, वैसे। पब्लिक ऑर्डर जो होता है आपका, सार्वजनिक व्यवस्था जो मैनेजमेंट करते हैं वो आपका स्टेट ही करते हैं। पब्लिक हेल्थ जो होता है, स्वास्थ्य, उस पर भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। एग्रीकल्चर पे भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो आपके लॉज बनाती है। और आपकी जो लैंड है यानी भूमि, और स्थानीय प्रशासन जो है, लोकल गवर्नमेंट, जो आपके पंचायत में सरपंच वगैरह जो होते हैं, ये सब पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अगला कंकरेंट लिस्ट है, इसमें आपको पता है कि शिक्षा, वन, श्रमिक संग्रह यानी कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन जो होती है सारी, मैरिज, डाइवोर्स जो है वो सब इसी में आते हैं। क्रिमिनल लॉ, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली वगैरह, वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया? खरीफ तो आपकी है, खरीफ की फसल आपको पता है, जो बाजरा वगैरह होता है वो उस टाइम पे। रबी की भी है आपकी, आपको पता है कि अभी रबी की फसल चल रही है दिसंबर में, तो इसमें गेहूं वगैरह वो होते हैं। जायद जो है, इसमें सब्जियां वगैरह होती हैं। बारानी जो है वो इंडिया में नहीं की जाती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन अंडर द 10th 5-year प्लान? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके केसी पंत थे। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा था ना, सुमित्रा नंदन पंत, वैसे ही एक और आपके पंत जी थे, वो केसी पंत जो थे वो थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 के बीच में चली थी आपकी 10th 5-year प्लान जो थी, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपकी जो केसी पंत साहब है उन्होंने निभाई। योजना का उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में सुधार और गरीबी उन्मूलन था। द प्लान एम्ड एट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद सोशल सेक्टर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, यानी जो गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना था, और सामाजिक क्षेत्रों में भी सुधार था आपका, इसका फोकस था। और फोकस किस चीज़ पे था इसका? एग्रीकल्चर पे था, एजुकेशन पे था, हेल्थ पे था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके निर्माण वगैरह होता है उस पे था, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट पे भी इसका फोकस था। विशेष पहल, संवैधानिक और वित्तीय सुधारों के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देना, यानी कि जो आपकी ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसको प्रमोट करना। स्पेशल इनिशिएटिव जो थे इसमें, आपकी जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से, आपके जो ये सुधार के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देना। अगला है कि व्यापार नीति उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे गैर प्रशुल्क उपाय माना जाता है? यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉन टेरिफ मेजर्स? तो उसमें आपका एक तो है एंटी डंपिंग उपाय, यानी कि एंटी डंपिंग मेजर्स। अगला है आपका टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड मेजर्स, यानी कि जो व्यापारिक उपाय में तकनीकी बाधाएं, तो दोनों ही हैं आपकी, बोथ 1 and 2। आपकी ट्रेड पॉलिसी क्या है? सबसे पहले जो नीचे नीचे देखिए यहाँ पे, व्यापार नीति, देश की आयात निर्यात नीति। आपको पता है कि हर देश की अपनी एक ट्रेड पॉलिसी रहती है। टैरिफ, सब्सिडी, अब आपने पता है अभी ट्रम्प ने इंडिया पे काफ़ी टैरिफ लगाया था। उससे पहले आपको पता है कि इंडिया में ट्रम्प की पूजा की गई थी इलेक्शन के टाइम पे, है ना, आरती वगैरह भी गाई गई थी। अभी पुतिन की पूजा हो रही थी। तो इस देश में क्या है कि पूजा वगैरह होती रहती है, लेकिन जो करने वाले लोग हैं उनकी तो पूजा होती नहीं है। उनका तो इस देश में आज तक मूल्य ही नहीं आंका गया, पहचाने नहीं गया, जो मानव पैदा हुए उनका। सब्सिडी और विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है, यानी पॉलिसीज जो है वो गवर्निंग टैरिफ, सब्सिडीज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड फॉरेन ट्रेड जो है, इन सब के लिए बनाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है घरेलू उद्योग की सुरक्षा, यानी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उसे प्रोटेक्ट करना, जो देश की भीतर की होती है उसको बाहरी चीज़ों से, है ना। व्यापार संतुलन, यानी कि बैलेंस ट्रेड, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, इनहेंस ग्लोबल कंपिटिटिवनेस, उसको बढ़ाना। एंटी डंपिंग उपाय क्या होते हैं? जब किसी देश का उत्पाद अन्य देश में बहुत कम कीमत पर आयात होता है और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचता है, तो एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। होता क्या है कि हम यहाँ मान लो बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं 500 में, और वो जाके अमेरिका में 200 रुपये में ही बिक रही है आपकी, तो हमारे यहाँ जिन्होंने बनाया उनका तो नुकसान हो गया ना, घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। तो तब आपकी जो एंटी डंपिंग शुल्क है वो लगाया जाता है वसूलने के लिए। इम्पोज्ड व्हेन इंपोर्ट्स आर सोल्ड बिलो फेयर वैल्यू, हार्मिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या होते हैं? ट्रेड में तकनीकी बाधाएं। ये उत्पादों के मानक, गुणवत्ता, सुरक्षा और लेबलिंग नियमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करते हैं, यानी
ट्रेड रेगुलेशंस रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, सेफ्टी एंड लेबलिंग, जो आपकी सुरक्षा होती है, गुणवत्ता होती है, कैसी क्वालिटी आ रही है, उन सबको कंट्रोल। अगला है कि वोट लेड टू द डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 1921-1951, यानी कि 1921 से 1951 के दौरान भारत में मृत्यु दर में गिरावट किस कारण से हुई। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध से। अब भाई द्वितीय विश्व युद्ध में तो ज़्यादा लोग मरेंगे, तो मृत्यु दर में गिरावट कैसे आएगी भाई, मृत्यु दर तो बढ़ेगी। जब युद्ध में लोग मरते हैं तो मृत्यु दर तो बढ़ेगी ना यार, कि ज़्यादा लोग मर रहे हैं। डेथ रेट है क्या, मृत्यु दर है क्या, कि कितने लोग मर रहे हैं, तो युद्ध में तो ज़्यादा लोग मरते हैं। अगला है कि जन्म दर में वृद्धि। तो जन्म दर में वृद्धि से मृत्यु दर में गिरावट का क्या संबंध है भाई, जन्म ले रहे हैं, इससे मृत्यु का क्या संबंध। मृत्यु का संबंध तो उससे कि भाई कितने लोग मर रहे हैं और क्यों नहीं मर रहे हैं। अब ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, इससे कम थोड़ी मर रहे हैं, इससे क्या, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका क्या संबंध है इससे यार, ये तो आदमी में समझ होनी चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस होनी चाहिए ना, मानव बुद्धिमत्ता। अगर आदमी सोच लेगा कि भैया हाँ हमें कम बच्चे पैदा करना है, तो वो काम में आएगा इसमें। ये तो है नहीं कि कन्फर्म आर यू रोबोट। अब रात के 1 बजे कौन सा रोबोट भैया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं क्रम का, इनमें भी कोई दिमाग वगैरह है नहीं। तो बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये जो है आपका इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सैनिटेशन। एक तो आपकी स्वच्छता आई, इससे क्या कि जो आपके जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ये ज़्यादातर जो मच्छर वगैरह पनप नहीं पाए, तो बीमारियां कम फैली। बेहतर स्वास्थ्य, कुछ कोई मरने वाला होता था तो उसे बढ़िया, आपको पता है कि हेल्थ केयर वगैरह मिला, बढ़िया मेडिसिन वगैरह मिली, तो फिर वो कम मरता है, तो मृत्यु दर में गिरावट आई। 1 साल बाद मरेगा तो उस साल की तो डेथ रेट जो है वो तो गिरी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त कोशिका सतह के उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध को क्या कहा जाता है। What are the temporary finger-like extension of the shell surface used by amoeba to take in food called, क्या बोलते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया, यानी कि पाथा। ऑप्शन डी। फ्लैगेला क्या होता है, आपकी लंबी पतली संरचना जो कोशिका को गति देती है। लॉन्ग विफ लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सेल मूवमेंट। वो कहता है ना भैया बाहर गए हो वहाँ पे, वो लंबे लंबे पतली पतली टांगों के यूं आके धक्का देने लगे। मैंने कहा यार दूसरा देश है, फिर कुछ देर तो मैंने कंट्रोल किया, फिर मैंने धक्को दी, मैंने कहा क्या साले। ये सब राजा गुजर के हैं, जो जानते हैं वो समझ गए होंगे। अगला है सीलिया क्या है। छोटी बाल जैसी संरचनाएं गति और पदार्थों को हिलाने में मदद करती है। तो पदार्थों को हिलाने में मदद करती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है आपकी। शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर एडिंग मूवमेंट एंड फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। तो बाल जैसी संरचनाएं होती है सीलिया में, और जो पदार्थों को गति भी देती है और हिलाने में मदद करती है। अगला है वैक्यूल्स, कोशिका में तरल और अपशिष्ट संग्रहित करने वाले थैले, यानी कि जो आपकी तरल और अपशिष्ट जो होता है इसमें, उससे जो वेस्ट होता है उसे ये संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, ऐसे थैले होते हैं आपके, इन्हें वैक्यूल्स बोलते हैं। अगला आपका स्यूडोपोडिया, जो अस्थायी पैरों जैसी संरचनाएं होती हैं और खाने और गति के लिए प्रयोग होती है, ध्यान रखना, फूड के लिए। अगला है वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्यों में मोक्ष का अर्थ है। व्हाट डज मोक्षा स्टैंड फॉर इन द फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलोसफी। इच्छाओं की खोज। मोक्ष का अर्थ होता है कि सारी इच्छाओं का अंत हो जाना, तो इच्छाओं की खोज तो बिल्कुल गलत बात हुई। सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस, इसका मोक्ष से क्या संबंध भाई। आप मान लो सामाजिक रूप से कोई एक उच्च घर में हो, तो क्या आप मोक्ष हो। कोई बोलेगा अरे तुम तो मोक्ष हो, ये क्या बात हुई। धन संचय, तो यार इनको तो आप आसानी से अच्छाई से इसको कर सकते हो, हाँ मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है स्पिरिचुअल फ्रीडम, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आप एनलाइटनमेंट अचीव कर लेते हो। आप क्या है, आप जागृत हो जाते हो, आपका जो असली भीतर है, यानी कि आप सारी जो सांसारिक बंधन है उससे छूट जाते हो। जैसे आप कहते हो ना कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है ना, महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, तो वो जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो मोक्ष था, यानी कि वो स्पिरिचुअल रूप से फ्रीडम को अचीव उन्होंने किया। अब उनके ऊपर कोई बाधाएं नहीं थी, उन्होंने जो सब सर्वोच्च ज्ञान है आपका, हाईएस्ट नॉलेज जो है उसे अचीव कर लिया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये तो आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि तीन ऑप्शन जो है वो मतलब बहुत ही घटिया ऑप्शन दे रखे थे इन्होंने। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसका जो था वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से था। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको पता है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, जो आपके संविधान का जो पार्ट 4 है, भाग 4, उसमें है ये आपका। और अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 के बीच है ना, 51 के बीच। आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं ये,
उदारवादी, गांधीवादी, है ना, और समाजवादी जो है 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। यानी कि आपके लिबरल हो गए, गांधीवादी हो गए आपके, और कौन से आपके सोशलिस्ट जो हो गए वो हो गए। तो गांधीयन और आपके जो लिबरल हो गए, और आपका एक कौन सा था, हाँ सोशल, जो आपके सोशलिस्ट थे। ये 3 प्रकार के इसमें होते हैं, अलग अलग विचारधारा हैं। और ये आपका इसका लास्ट वाला है बीपीएसपी में। फिर आपको बताया कि भाग 4A में जो आपको बताया कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी, तो ये लास्ट वाला है 51 वाला। और ये क्या बोलता है कि भैया शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसके लिए काफ़ी, जैसे आपको बताया कि इसका मोदी जी गए थे एक बार पुतिन के पास, उन्होंने कहा कि युद्ध कोई भी समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है। तो वहाँ आप देख सकते हो कि इसका थोड़ा सा प्रभाव देख सकते हो। क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, वो रुकवा दी नहीं रुकवाई, वो अलग मैटर है, मैं तो बस बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अभी ट्रम्प जो है वो इंटरनेशनल पीस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ऐसे मेडल लेने के लिए खुद ही कि मुझे मेडल दो ऐसे प्रयास कर रहा था। और पाकिस्तान का जो कठपुतली पीएम है आपका, वो मतलब क्या ही तो, मतलब उनका प्रमोशन कर रहा था। मुझे तो लग रहा है कि वो रात को उनके पास गया था, ट्रम्प के पास। उस रात को ट्रम्प ने उनको पास बुलाया था कि आओ मिलके हम कुछ करें, क्या करें, कुछ चर्चा करें। क्योंकि वो काफ़ी बोल रहा था कि आपका जो शहबाज शरीफ है ना, हाँ, कि आपको काफ़ी ज़रूरत है, इस समय दुनिया को काफ़ी ज़रूरत है आपकी। मतलब ऐसे तारीफ में कशीदे पढ़ रहा था वो उस रात। काफ़ी ट्रम्प ने उनके साथ किया, चर्चा की काफ़ी, और कहा कि धन्यवाद आपका इसके लिए, है ना। काफ़ी वहाँ से आवाज़ें भी आ रही थी कि वो चर्चा कर रहे थे, तो वो इंग्लिश में बोल रहे थे और फिर वो उर्दू में, तो काफ़ी आवाज़ें भी वहाँ सुनाई देखने को मिलती है। ऐसा जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके जो आर्टिकल्स हैं उनमें छपा था, काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़पेपरों ने भी बताया था। सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी इन सितंबर 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो अनुराग गर्ग जो है उन्हें इसका, आपका जो चेयरमैन है, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल, वो इन्हें अपॉइंट किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कौन होता है, वो आपको देखा, वो ड्रग्स वगैरह की जांच करते हैं, कोई ड्रग्स का यहाँ से वहाँ तस्करी तो नहीं कर रहा है, ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। आपने देखा होगा कि जो आपका आर्यन खान वाला जो केस था, जिसमें आर्यन खान पे एनसीबी, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, इसमें एनसीबी एनसीबी न्यूज़ में आता रहता था ना, तो वो एनसीबी यही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अनुराग घर को बनाया गया इसमें। भारत में नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, यानी कि एनसीबी भारत की प्रमुख संस्था है जो नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और दुरुपयोग की कार्रवाई करती है। इंडिया सेंट्रल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज़, जो आपके नशीले पदार्थों की तस्करी करने और दुरुपयोग की कार्रवाई करती है। अभी क्या हुआ कि आप नेजी को जानते हो, जो बिग बॉस में गया था, उस पर काफ़ी ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं कि भैया वो नशे में ही रहता है ना। तो वो अभी उसको कहीं एक बुलाया था इवेंट में, वो इवेंट था फ्री ड्रग्स, यानी कि ड्रग मुक्ति। तो वो वहाँ पे लेडी खड़ी थी, वो बोल रही थी कि हमें ड्रग्स को त्यागना है, हमें बढ़ावा देना है शांति वगैरह को। तो भाई ये तो एक आयरनी हो गई ना, क्योंकि नेजी तो खुद पता नहीं कौन से नशे में डूबा रहता है। तो एक भाई ने उस पर मतलब अपनी टिप्पणी कर रखी थी, कमेंट कर रखा था कि नेजी उसे फ्री ड्रग्स पढ़ के गया है। मतलब एक तो होता है फ्री ड्रग्स यानी कि ड्रग मुक्ति, ड्रग को छोड़ दो, एक होता है फ्री ड्रग्स यानी कि फ्री में मिल रहे हैं ड्रग्स। तो नेजी उसे जो है फ्री ड्रग्स समझ के चला गया कि भैया वहाँ पर ड्रग्स जो है फ्री में मिल रहे होंगे। तो ये एनसीबी का आपका भी एक हॉट, आप देख सकते हो, ये 1986 में से स्थापित किया गया था। इट वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1986, 1986 में से स्थापित किया गया था एनसीबी को। मुख्यालय नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर जो है, और विभिन्न जोन में काम करती है, यानी अलग अलग जोन हैं इसके, मतलब पूरी इंडिया में अलग अलग जगहों पे। वर्तमान जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अनुराग गर्ग हैं इसके। एनसीबी का कार्य क्या होता है? ड्रग सिंडिकेट्स की जांच करना, जब्तियां, राज्य और केंद्र के जो समन्वय और कानून प्रवर्तन। जैसे आपने देखा था ना कि वो उसमें दक्ष पुष्पा वाली मूवी में वो लाल चंदन के लिए जो सिंडिकेट था आपका, जो आपका लकड़ी वाला, तो ऐसे भी ड्रग्स में भी सिंडिकेट्स होते हैं जिनके पास अलग अलग अथॉरिटी रहती है, आपको बताइए। तो उनकी जांच करता है आपका एनसीबी। जब्तियां, राज्य और केंद्र के साथ समन्वय और कानून प्रवर्तन, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेट सेंट्रल एजेंसीज एंड एनफोर्सिंग लॉज। अगला है कि 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय कार्य ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ शुरू किया गया था? ऑन अक्टूबर 2024 द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वाज लॉन्च्ड इन, तो वो झारखंड में हुआ था। झारखंड को कौन जान रहा है? झारखंड को कोई नहीं जान रहा है। आज पबजी खेलते हैं तो पूछते हैं भाई कहाँ से हो, वो आपने सुना होगा। तो झारखंड का नाम होना चाहिए, तो झारखंड का नाम यहाँ पे हुआ है किस पे? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है वहाँ, झारखंड को लोग जान रहे हैं अब। आप तो जान ही रहे हैं कम से कम क्लास के माध्यम से। शुरुआत जो है इस धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की, वो 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से शुरू हुआ ये। इसका जो एम है वो देश भर के आदिवासी बहुल गाँव में
सामाजिक आर्थिक विकास, यानी कि जो आपके ऐसे एरिया हैं, जो ट्राइबल एरिया हैं, जहाँ पे आपके काफ़ी सारे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि लोगों को वहाँ शिक्षा पहुँच पाए, लोगों के पास लोग अच्छा थोड़ा कमा पाए, वो बुनियादी सब आपकी जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक आपकी नीड्स हैं, वो उन तक पहुँचे, जैसे स्वास्थ्य आपका, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, सड़क, पानी, बिजली, ये चीज़ें उनसे पहुँच पाए। आजीविका व आजीवन जीवन सुधार लाना, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्राइबल्स मेजोरिटी जो विलेज होते हैं वहाँ पे थोड़ा अच्छा वो जीवन अपना बना सकें। इसके जो क्षेत्र कौन कौन से लाभार्थी, लगभग 63,843 गांव हैं, 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी ऑल ओवर इंडिया में, 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में अनुमानित रूप से 5 करोड़ प्लस आदिवासी लोग जो हैं वो इसका लाभ उन्हें मिलेगा। जैसे लाभ तो काफ़ी मिल रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में जंगल काटे जा रहे हैं, ये है क्या लाभ। बजट एवं अवधि, कुल निवेश जो है वो आपका कितने का है, वो 79,156 करोड़ का, और 5 साल का आपका कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्य हस्तक्षेप जो इसमें 25 अलग अलग पहलों के माध्यम से, यानी अलग अलग आपकी जो इनिशिएटिव हैं 25 डिफरेंट, उनके माध्यम से आपका एजुकेशन, आपका जो हाउसिंग है, आवास, सड़क, पानी, बिजली, आजीविका, सामाजिक बुनियादी ढांचे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उनको अच्छा घर वगैरह मिल पाए, इन सब में वो अलग 25-25 आपके इनिशिएटिव होंगे। घर के मतलब घर मिल सके उसके लिए अलग होगा, स्वास्थ्य के लिए अलग होगा, शिक्षा के लिए अलग होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि पीएम गृह योजना, मतलब आपको समझाने की, पीएम हेल्थ योजना, ऐसे जो होंगे, वैसे ही यहाँ पे उस प्रकार अलग अलग फील्ड में अलग अलग लॉन्च किए जाएंगे। अगला है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है, इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024। तो इंडिया की जो रैंक है वो 39 है, ध्यान रखना। 2024 में, 2025 में कितनी है, 2025 में 41वीं है, यानी कि 2 स्थान घर गए, मतलब नीचे गिर गई रैंक। मैं अपने देश को नंबर 2 पे ले जाना चाहता हूँ, तो वो 2 स्थान यहाँ पे इसने नीचे ले आया। द रैंकिंग इज प्रिपेयर्ड बाय आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, जो होता है आपका स्विट्जरलैंड में एक है आपकी संस्था, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, वो इसे प्रिपेयर करता है। इस रैंकिंग में आपकी क्या क्या चीज़ें मापी जाती हैं, एक तो आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, आर्थिक रूप से कोई कोई देश कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सरकारी कार्यकुशलता, यानी कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो आपके लोगों के पास, आप पता है कि ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ सरकारी जो अफसर वगैरह हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, सरकार कैसी स्कीमें लॉन्च कर रही हैं, कितना पब्लिक वेलफेयर का काम हो रहा है, ये सब देखते हैं। अगला है कि व्यावसायिक कार्यकुशलता जो है, बिजनेस एफिशिएंसी देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, बिजनेस करना कितना आसान है कितना नहीं है वो सब। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी आधारभूत संरचना जो है, कि भैया कितने लोगों के पास घर है या नहीं है, कितनी अच्छी अच्छी एजुकेशन के लिए कॉलेज वगैरह है या नहीं है, आईआईटी वगैरह, तो सब इसमें देखा जाता है। 2024 39वां स्थान इंडिया का, इंडिया का स्कोर इसमें 62.86 था, अच्छा प्रदर्शन था, कई सुधार के संकेत मिले। फिर आपका 2025 में 41वां स्थान, यानी रैंक 2 स्थान नीचे, स्कोर जो है वो 64.20, यानी कि इसमें जितना कम स्कोर होता है ना उतना इसमें अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। इकोनॉमिक बिजनेस एफिशिएंसी से मजबूती थी इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट एफिशिएंसी में सुधार की गुंजाइश है, यानी कि सरकारी कामों में सुधार की गुंजाइश है। अगला है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यूनिसेफ ने आपकी पब्लिश की थी, यानी कि बच्चों के लिए कैसी स्थिति है उसको देखते हुए। यूनिसेफ आपकी है क्या, संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी है जो बच्चों और महिलाओं के अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करती है। यूएन एजेंसी वर्किंग फॉर राइट्स, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। आपको पता है कि बच्चे और महिलाएं जो हैं उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा, उन सब के लिए काम करती है। स्थापना 1946 में हुई। उद्देश्य जो है ऑब्जेक्टिव, बच्चों की जीवन गुणवत्ता सुधारना और उनके अधिकार की सुरक्षा करना, इम्प्रूव चिल्ड्रंस लाइफ एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स, यानी कि कम उम्र के बच्चों में काम काम में नहीं लगा सकते आप, उनका शोषण नहीं कर सकते आप, उन्हें अच्छा जीवन मिलना चाहिए, अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सब इसका एम है। प्रमुख कार्यक्रम यूनिसेफ का, आपका पोषण, टीकाकरण, शिक्षा, आपदा राहत और बाल संरक्षण, यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि आपने देखा होगा इंडिया में देखते हैं कि सर्वे होते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, कहीं आपको पता है कि जो अलग अलग मेरस्मस वगैरह है ना, जो बीमारी देखने को मिलती है वो। टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन, शिक्षा, एजुकेशन, आपदा राहत, डिजास्टर रिलीफ और बाल संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये सब यूनिसेफ देखती है। अगली है आपकी आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वैश्विक वित्तीय संस्था जो देशों को आर्थिक स्थिरता और विकास में मदद करती है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्पिंग कंट्रीज विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, तो ये आपकी वित्तीय संस्था है जो पैसों से मदद करती है। जाना, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव, मुद्रा स्थिरता यानी करेंसी स्टेबिलिटी, ये नहीं कि कहीं करेंसी घट रही है बढ़ रही है ना, तो वो स्टेबल रहे भाई।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, एक देश से दूसरे देशों के बीच व्यापार बढ़े, ये नहीं कि देश के भीतर भीतर ही खेल रहे हैं, सब साथ मिलकर खेलो। वित्तीय संकट को रोकना, यानी प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। प्रमुख कार्य क्या है, ये फंक्शंस, ऋण सहायता यानी कि आपकी जो लोन वगैरह देते हैं, लैंडिंग, नीतिगत सलाह, पॉलिसी एडवाइस कि आपको क्या है अपने अपनी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है उसमें चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तकनीकी सहायता देना यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस। आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान है वो IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास जाता ही रहता है कि भीख दे दो रे। वो आपने देखा भी, वो इंस्टा पे काफ़ी चल रहा है, वो एक जो हल्क है उसके साथ उसने मतलब AI से बना दिया, वो हल्क जाके बोलता है अरे मैं पुलिस वाला बन गया रे, अरे हल्क हल्क तू तो बदल गया रे। वो अपने लास्ट में रे जरूर बोलता है। मतलब पता नहीं क्या क्या लोग बना रहे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच भी बोलते हैं, वो जो आर्थिक विकास, नीति और व्यापार पर वैश्विक वार्ता को बढ़ावा देती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डायलॉग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी एंड बिजनेस, ये बोलते हैं कि भैया आओ बैठ के बात करो सभी देश जो है कि कैसे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, नीति और व्यापार पे भी। इसकी स्थापना 1971 में हुई, जिस टाइम पे पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था उस टाइम पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नेताओं को भी सहयोग बढ़ाना, यानी कि जो आपके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो लीडर्स हैं ग्लोबली, उनके बीच कोऑपरेशन। यानी कि कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि भैया पब्लिक सेक्टर ठीक रहेगा, कुछ नेता मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ठीक रहेगा। जैसे आपके जो रूस वगैरह हैं वहाँ आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और यहीं आपका जो अमेरिका वगैरह वहाँ प्राइवेट सेक्टर अच्छा माना जाता है। ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों की विचारधारा है। तो ये कहते हैं कि सब साथ मिलकर रहो और आपस में सहयोग बैठाओ, वरना ये एक तो बोलता है कि भैया ये अच्छा ये अच्छा, तो बोलते हैं दोनों ही अच्छे हैं, थोड़ा एक मध्यम मार्ग निकालो, है ना। प्रमुख कार्यक्रम क्या होते हैं इसके, आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है उसकी की एक्टिविटीज़, एक तो ये वार्षिक बैठक दावोस यानी एनुअल दावोस मीटिंग, ग्लोबल रैंकिंग रिपोर्ट और नीति सुझाव, यानी ग्लोबल जो कम्पिटिटिवनेस है वो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है, ध्यान रखना। फिर आपका वर्ल्ड बैंक है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता सलाह देती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड एड एंड एडवाइस टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी जो आपके विकासशील देश हैं उनको ये पैसा देते हैं, लोन देता है वर्ल्ड बैंक जो है, लोन देता है आपको। पाकिस्तान ने काफ़ी ले रखा है, सभी ने ले रखा है लगभग लगभग, पाकिस्तान ने काफ़ी ले रखा है। स्थापना 1944 में हुई इसकी भी। उद्देश्य गरीबी कम करना, रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि बुनियादी ढांचा सबको लगभग लगभग घर मिल सके वो, और सतत विकास को बढ़ावा देना जो लॉन्ग टर्म में चलता रहे। प्रमुख कार्य, विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करना, यानी कि ये पैसा देता है, आपका लोन देता है और टेक्निकल सपोर्ट भी देता है। अगला है कि द एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका, ए न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज इन वेस्टर्न घाट्स बिलोंग टू, पश्चिमी घाट जो है आपका, यानी कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपने देखा होगा जो केरला वगैरह वाला जो पार्ट है वहाँ आपको देखने को मिलता है, गोवा वगैरह है ना, वहाँ पे। तो लाइकेन है ये आपकी, लाइकेन से संबंधित एक प्रजाति है, स्पीसीज है। ये आपकी जो एलोग्राफा वाली है क्या है, ये एक प्रकार का लिकेन है जो मुख्य पेड़ों की छाल और पत्थरों पे पाया जाता है। यानी कहाँ पाया जाता है, मोस्टली फाउंड ऑन ट्री बार्क एंड रॉक्स, उन पे। ये वातावरण में प्रदूषण के स्तर को मापने वाला वायु इंडिकेटर माना जाता है। यानी कि आपका किन चीज़ों को मापता है, किन चीज़ों को मेजर करता है, एयर पोल्यूशन जो है उसको। लिकेन आपका जो लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संगठित रूप है आपका, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगी। तो इन सब का ये एक मिला हुआ रूप है। ये सूखी और कठोर सतहों पे पाए मतलब बढ़ सकता है। कैन ग्रो ऑन ड्राई एंड हार्श सरफेस, जो होता है आपके कठिन, जो आप कठोर होते हैं ऐसी जो सतह होती है और सूखी होती है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, यानी कि दीवार वगैरह पे वहाँ पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अबोव एवरेज, अबोव एवरेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो अमिताभ बागची है ना। आप इसे याद रख सकते हो, आग से, आग आग अमिताभ बच्चन, और आग से ही अबोव एवरेज। तो अमिताभ बागची हैं, बच्चन नहीं है, ध्यान रखना। मंगल लोकगीत किस भारतीय राज्य का पारंपरिक गीत है, यानी मंगल फोक सॉन्ग्स आर ट्रेडिशनल टू विच इंडियन स्टेट, उत्तराखंड के हैं आपके जो मंगल, उत्तराखंड के, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तराखंड रिफ्लेक्ट द हिल कल्चर नेचर एंड लाइफ स्टाइल, यानी आपके जो उत्तराखंड के लोकगीत होते हैं जिन्हें लोग गाते रहते हैं वहाँ के, वो क्या दिखाते हैं, वो एक तो वहाँ की जो पहाड़ी संस्कृति है वो, ठुमक ठुमक, है ना। मतलब जैसे एक फेमस हुआ था ना पहले वो, मतलब जो भी ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं वहाँ पे। और प्रकृति जो नेचर होती है और जीवन शैली जो है, लाइफ स्टाइल वहाँ की, कैसे वो वर्क वगैरह करते हैं, तो उन सबको इंडिकेट करती है, दिखाती है। प्रमुख प्रकार यानी मेजर टाइप कौन कौन से आपके इन फोक सॉन्ग्स के, आपका जोड़ा हो गया, चौपाई, झूमर, मांझी और बग्गी गीत। उद्देश्य, इसका पर्पज क्या होता है, यानी वही होता है एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए,
आपका संदेश देना, धार्मिक आपकी जो रिलीजियस आपकी चीज़ें होती हैं उस टाइम पे, ओकेजन्स पे, और आपके विवाह वगैरह, मैरिज के टाइम पे, शादियों के टाइम पे, उस टाइम पे। विशेषता क्या होती है इसकी, इन फोक सॉन्ग्स की आपकी, सरल भाषा, भावपूर्ण गीत और लोक वाद्य। इसमें कौन कौन से, दमाऊ, मंजीरा, ढोल का इसमें यूज होता है, ध्यान रखना। पिंजर, ए बुक पोर्ट्रेइंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन हैज बीन रिटन बाय विच इंडियन ऑथर। तो विभाजन के आघात को दर्शाने वाली पुस्तक पिंजर किस भारतीय लेखिका ने लिखी है? लेखक तो वो अमृता प्रीतम ने। इन्होंने और भी काफ़ी लिख रखी है, जैसे कागज थे, कैनवास वगैरह, है ना, अमृता प्रीतम ने। तो ये भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस पे दिखाने वाली है कि कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ, आघात वगैरह सब कुछ। काफ़ी आपको बताया कि फैमिली यहाँ वहाँ रह गई, तो सब इसमें दिखाया गया है। इनकी जो फेमस पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी, पिंजर है, यानी कि द स्केलेटन, जो आपका अस्थि पंजर होता है उसको पिंजर बोलते हैं पंजाबी में। अगला है आपकी आज आंखें वारिस शाहनी, ये इनका, जी, एंड हर ऑटोबायोग्राफी, रशीदी टिकट, उनकी आत्मकथा है नहीं, रशीदी टिकट, द रिवेन्यू स्टाम्प। और कौन कौन सी है, कोरे कागज है इनकी, 49 दिन है, जियावतान है, कागज ते कैनवास एक इंपॉर्टेंट है इनकी, एंड मैं तेनों फिर मिलांगी, ये पंजाबी लेखिका है आपकी, तो इसलिए मैं तेनों फिर मिलांगी, हाय नी आपा फिर मिलांगे। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं तेनों फिर मिलांगी, तो मैं तेनों फिर मिलांगी ये इनकी है। कृष्ण शोभती, ये भी आपको पता है कि हिंदी की काफ़ी एक फेमस लेखिका है। इन्होंने क्या क्या लिखा उर्दू और हिंदी में, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे, ये इनकी पुस्तकें हैं, मेजर वर्क्स हैं। इस्मत चुगताई जो है, ये आपकी इंडिपेंडेंट जो फीमेल लाइफ होती है उस पर इन्होंने लिखा कि वी आर इंडिपेंडेंस वुमेन और हमें हर राइट है। सामाजिक मुद्दों पे जो आपके सोशल इशूज होते हैं उन पे इन्होंने आपकी स्टोरीज और नॉवल वगैरह लिखे, तो ये भी आपकी काफ़ी अच्छी एक ऑथर रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, तो लिहाफ है, तहरी लकीर है, और सौदाई है। महादेवी वर्मा, जो आपको बताया कि छायावादी और नारी विमर्श की प्रमुख लेखिका है, लीडिंग पोएट ऑफ छायावाद एंड वुमेन्स डिस्कोर्स। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, यामा है, निर्जा है, संध्या गीत है। इनको तो काफ़ी है, भक्तिन वगैरह, मतलब एंड ही नहीं है उनका, काफ़ी अच्छा लिखती थी महादेवी वर्मा जी। अगला है कि सिक्किम की संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक नृत्य कौन सा है, ट्रेडिशनल डांस रिलेटेड टू कल्चर ऑफ सिक्किम, तो वो आपका है हिम सिंह, यानी स्नोलोइन। अब आपको पता है कि वो पहाड़ी क्षेत्र है थोड़ा बहुत, तो वहाँ स्नोलोइन जो है उससे जुड़ा हुआ आपका एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। सिक्किम के पारंपरिक नृत्य धार्मिक सामाजिक उत्सवों में गाए और निभाए जाते हैं, यानी कि आपके जो रिलीजियस सोशल और फेस्टिवल कॉन्टेस्ट होते हैं उस टाइम पे परफॉर्म किए जाते हैं। प्रमुख आपके डांस कौन से सिक्किम के, ध्यान रखना, लठखोर है, मारूनी है, मास्क डांस है, जो मुखोटा नृत्य है, ध्यान रखना, मुखोटा नृत्य, मुखोटा नृत्य है, ये भी आपका पूछा गया था। और आपका सिंगी छम जो है वो है, सिंगी छम है। उद्देश्य क्या है इसका, देवी देवताओं की पूजा, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार। पर्पस क्या है, वर्शिप डाइटिस, यानी जो इनके देवता हैं उनको पूजा करते हैं। सोशल यूनिटी, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो सामाजिक एकता को प्रमोट करते हैं। और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसका विस्तार प्रचार करते हैं, ताकि और भी कोई इनसे देखे, प्रभावित हो, और वो काफ़ी गौरवान्वित हो। विशेषता, रंगीन वेशभूषा, मतलब इसमें जो फीचर्स हैं आपके, मुखौटे यानी मास्क पहनते हैं, और पारंपरिक संगीत का उपयोग होता है, ट्रेडिशनल म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनका उसमें उपयोग होता है। अगला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय तर्क, द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज, तो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, जो आपकी सबसे फेमस थ्योरी मानी जाती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ये सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत गर्म सघन बिंदु से उत्पन्न हुआ है। द थ्योरी स्टेट्स दैट द यूनिवर्स बिगन अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम एन एक्सट्रीमली हॉट डेंस पॉइंट। तो वहाँ से फिर एक विस्फोट हुआ, एक विशाल विस्फोट, जैसे घटना से अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा का विस्तार हुआ। ए मैसिव एक्सपेंशन लाइक इवेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्पेस टाइम मैटर एंड एनर्जी। तो एक बड़ा विस्फोट हुआ, जैसा आपने देखा था ना, वो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि आग, वैसा ही चारों तरफ आग ही आग हो गई, मतलब बहुत बड़ा भयंकर वाला विस्फोट हुआ। और उससे अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा का विस्तार शुरू हुआ, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आपको पता है कि मानव, पहला मानव धरती पे उत्पन्न हुआ ना। प्रमाण जो है इसके एविडेंस, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, आकाश गंगाओं के फैलाव और हल्के तत्वों की जो मौजूदगी है, यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स, एक्सपेंडिंग गैलेक्सी, ये सब इसका एविडेंस है। बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रस्ताव है वो प्रपोज किसने, मतलब द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन 1927 बाय बेल्जियम साइंटिस्ट जॉर्जेस लेमेत्रे। तो उन्होंने, बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, 1927 में 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे, उन्होंने इसे प्रस्तावित किया।
उन्होंने इसे प्राइमेवल एटम या कॉस्मिक एग सिद्धांत का ही कोडेड द प्राइमल एटम एंड कॉस्मिक एग थ्योरी। बाद में जो आपके एडविन हब्बल हैं, उनकी आकाशगंगाओं के फैलाव की खोज ने सिद्धांत को मजबूत प्रदान दी, मतलब प्रमाण दिए। एडविन हब्बल्स डिस्कवरी ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स लेटर प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। मतलब इन्होंने कहा था ना कि ऊर्जा का विस्तार होता है, ये गैलेक्सी आपकी बढ़ती रहती हैं। तो एडविन हब्बल का जो आपका एक डिस्कवरी थी कि जो गैलेक्सी आकाशगंगाएं हैं वो फैलाव उनका, तो उन्होंने इसको आपका मजबूती प्रदान की। वॉट डज ए चेंज इन आइदर द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिग्निफाई। तो किसी वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन क्या दर्शाता है, तो इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन मतलब दिखाता है। जाहिर सी बात है, जो कि उसने उसी में आंसर छिपा हुआ है, ए चेंज इन इट्स स्टेट एंड मोशन। किस भारतीय स्टार्टअप ने देश का पहला फुल स्टैक 25 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया, यानी कि विच इंडियन स्टार्टअप हैज डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट फुल स्टैक 25 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर। तो आपकी जो क्यूपीआई आई है, क्यूपीआई, उसने ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। क्यूपीआई इंडस भारत का पहला 25 क्यूबिट फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है, जो सुपर कंडक्टिंग जो आपकी क्यूबिट तकनीक है उस पर आधारित है, क्यूबिट तकनीक है उस पर। यह मॉडल हार्डवेयर, क्वांटम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम सॉफ्टवेयर स्टैक को एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है ना। अगला है कि 1980 के दशक के अंत में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से संपर्क किया। उस बैंक को इसमें मतलब क्या भी कहा और भी क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। इन द लेट 1980s, यानी जो 1990 के आसपास की बात है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोच्ड एन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट टू टैकल विद द इकोनॉमिक क्राइसिस। दैट बैंक इज आल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। हम पीछे पड़ के आए कि ये लोन वगैरह देती है और नीतियाँ भी बताती है, तो वो विश्व बैंक। इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1991 में आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आए आप, जो आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले। उस टाइम पे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, हजार बार बता चुका हूँ और बता देता हूँ। और उससे काफ़ी आपका इम्प्रूवमेंट हुआ इंडिया की जो 1991 की जो औद्योगिक नीति थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उससे। और इससे पहले संकट क्यों आया था, आपको पता है कि विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसकी कमी हो गई इंडिया के पास, काफ़ी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया हुआ है। तो एज ऑफ जुलाई 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज अवॉर्डेड विद नवरत्न स्टेटस। जो आपकी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, उसे ये आपका नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय केमिकल्स ने जो आपकी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, ये इंडिया की प्रमुख उर्वरक पीएसयू है। 1900 यानी कि पब्लिक सेक्टर वाली आपकी है, 1978 में स्थापित हुई थी, ध्यान रखना, स्टेब्लिश्ड इन 1978। इसके जो की प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, यूरिया है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं, जो आपको यूरिया आपको पता है कृषि में यूज वगैरह होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, सब इसमें आते हैं। दो प्रमुख इसके प्लांट हैं, मतलब मेजर प्लांट्स, एक तो ट्रॉम्बे में और एक थाने में। फिर आपकी आती है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आपकी 1954 में स्थापित हुई थी और भारत की सबसे बड़ी स्टील पीएसयू आई है, पब्लिक सेक्टर यूनिट आपकी है ना। इंडिया लार्जेस्ट स्टील पीएसयू एस्टेब्लिश्ड इन 1954। बोकारो, भिलाई, राउरकेला सहित कई स्टील प्लांट संचालित करती है। आपने देखा ना, इसके बाद 1961 में, 57 में कई सारे बोकारो, भिलाई, राउरकेला में है ना, आपके जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मतलब काफ़ी अलग अलग जगहों पे, पश्चिम बंगाल में रानीगंज वगैरह, वहाँ लगाए गए प्लांट। तो इन सबको कौन देखती है, आपकी सेल ही देखती है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास में इसका मुख्य योगदान रहा, यानी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, आपकी जो आपकी सेल है वो। अगला है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1969 में स्थापित ऊर्जा वित्तीय संस्था, ग्रामीण में बिजली परियोजनाओं को फंड देती है, यानी कि भारत में बिजली पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। प्लेज ए की रोल इन इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन, है ना, आप इसको याद रख सकते हो, 1969 में स्थापित हुई थी। वैसे भी ऐसे काम करते टाइम बिजली छूट ही जाती है, करंट झटका सा लगता है, तो 1969 में ग्रामीण और बिजली परियोजनाओं को ये फंड देती है, आपकी जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है वो। फिर आपका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1974 में आपका स्थापित है, 1974 में भारत की प्रमुख तेल और गैस पीएसयू है, ध्यान रखना। ये मेजर इंडियन ऑयल गैस पीएसयू, यानी पब्लिक सेक्टर आपकी जो यूनिट है वो। रिफाइनरी मुंबई और विशाखापट्टनम, यानी कि आपका ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, ध्यान रखना, जो पढ़ रहे हैं ना ये सब। रिफाइनरी मुंबई और विशाखापट्टनम, देश भर में बड़ा रिटेल नेटवर्क है इसका, यानी कि मुंबई और विशाखापट्टनम में रिफाइनरी है और लार्ज रिटेल फ्यूल नेटवर्क है इसका इंडिया में। दो जगह इसकी मेजर जो रिफाइनरीज है, मुंबई और विशाखापट्टनम में। मुंबई महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पेट्रोलियम उत्पादों की मार्केटिंग और रिफाइनिंग में अग्रणी है ये,
लीडिंग इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग। 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? विच सिख गुरु इंस्टीट्यूटेड द खालसा इन 1699? 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे, 10वें और अंतिम गुरु जो थे, 10वें और अंतिम गुरु, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। अंतिम गुरु। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन की थी। खालसा पंथ was founded in 1699 by गुरु गोबिंद सिंह जी on the day of बैसाखी। उद्देश्य अन्याय के विरुद्ध लड़ना, समानता, साहस और सेवा की भावना को बढ़ाना। अपहोल्ड जस्टिस, किसी के साथ अन्याय हो रहा तो आवाज उठाना, लड़ना। इक्वलिटी, समानता, साहस और सेवा की भावनाओं को बढ़ाना। करेज एंड सेल्फलेस सर्विस। 5 ककार दिए उन्होंने। 5 केस, क्या क्या, एक तो केस यानी आपके बाल हो गए, तो आपने देखा होगा कि सिख बाल नहीं कटाते, ध्यान रखना, जो सरदार जी जो होते हैं, और पगड़ी भी लगाते हैं, आपने देखा होगा। कड़ा, जो हाथ में कड़ा रखते हैं। कंगा, साथ में रखते हैं। कच्छा और कृपाण, जो आपकी छोटी सी तलवार टाइप में होती है, वो खालसा की पहचान माने जाते हैं। सिंबलाइज द आइडेंटिटी ऑफ ए खालसा। खालसा पंथ ने मुगल दमन के विरुद्ध सिख शक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया खालसा पंथ ने अगेंस्ट मुगल ऑपरेशन एंड इन प्रोटेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम। मुगलों का काफी विरोध किया इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स वाज रेज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक? कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? तो वो इन्होंने दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाकी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपको पता ही कि किसका है, सुभाष चंद्र बोस साहब का है। कुछ प्रमुख नारे हैं आपके। इनकलाब जिंदाबाद, ये आपको पता है भगत सिंह जी और अन्य क्रांतिकारियों ने दिया था। यानी कि क्रांति अमर रहे, लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन। अगला जय हिंद, ये आपका बोस साहब ने दिया था। यानी कि विक्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की जय, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रसिद्ध किया गया, यानी पॉपुलराइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज यानी मेरा खुद का राज, यही तो फ्रीडम है कि मैं कैसा कुछ करूंगा, ये सब मेरे पे डिपेंड करता है, यही तो डेमोक्रेसी है। तो उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक की पुकार थी, उन्होंने दिया। अगला था डू और डाई, यानी अर्थ करो या मरो, ये बापू ने दिया था महात्मा गांधी द्वारा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस टाइम बापू ने कहा था डू और डाई, करो या मरो। यानी बापू ने कहा इस बार तो आर या पार ही बेटा, जो होगी देखी जाएगी। फिर वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना, यह आपको पता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नारा था। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख था आपका। यानी कि वंदे मातरम, यानी कि मैं अपनी जो मातृभूमि है उसकी वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ। अभी इस पे आपको पता है पार्लियामेंट में विवाद चला था, मोदी जी ने कह दिया था कि बंकिम दा, फिर उन्होंने कहा बंकिम बाबू। तो अभी ये आपका हॉट टॉपिक है। सेंट्रल स्लोगन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपका, जो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है उससे। वैसे आपको पता है कि जो आनंद मठ है उससे लिया गया है, सन्यासी विद्रोह से। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर अब कितना कातुए बाजिल में, जो आपकी कातिले बाजू में है, उसमें देखना है कि कितना जोर हमारी जो बाजू है उनमें है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, शहीद होने का जज्बा। तो ये नारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था, जो काकोरी आपका कांड था उसके लिए, काकोरी घटना जो थी। इसमें क्या किया इन्होंने, जो अंग्रेजों की ट्रेन जा रही थी जिसमें उनके हथियार थे वो इन्होंने लूट लिए। काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। इनके साथ आपको पता है कि रोशन सिंह थे, सरदार रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लोग थे इसमें, एसोसिएटेड विद राम प्रसाद बिस्मिल एंड रिवोल्यूशनरीज। तो उन्होंने कहा ये। अगला है साइमन गोबेक, यानी कि साइमन आयोग का विरोध। ये आपको पता है कि व्हाइट मैन कमीशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि सारे इसमें गोरे लोग थे, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो इन्होंने नारे लगाए 1928 में कि साइमन गो बैक, जिसमें आपको पता है कि लाला लाजपत राय ने लाहौर में जब वो विरोध कर रहे थे तो उनको काफ़ी चोटें आई, जिनके कारण आपको पता है कि उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए वो। और फिर उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी छाती पे लगे एक एक जो लाठी है वो ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत की कील का काम करेगी। जो ताबूत होती है ना जिसमें वो आप उठा के ले जाते हैं ना, जो डेथ के बाद, उसमें उसका काम करेगी। क्विट इंडिया जो है, भारत छोड़ो, ये 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट आपका नारा था। जय जवान जय किसान जो है वो आपके लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था। यानी विक्ट्री टू सोल्जर्स एंड फार्मर्स, यानी सैनिक और किसान की जय। ये उस टाइम हुआ था जब 1962 के बाद आपको पता है कि 65 में भी पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर हुआ। तो उन्होंने कहा कि सैनिक और किसान, जवान और किसान। उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली की ओर चलो। सुभाष चंद्र बोस का आह्वान था आज़ाद हिंद फौज के लिए। भारत की लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन विघटित कर सकता है? हु कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बिफोर इट्स टर्म एंड्स?
तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस। अगर प्राइम मिनिस्टर बोले कि हाँ कर दो खेल खत्म, तो राष्ट्रपति कर देंगे। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप जो एक तो एनालिसिस 250 वाला वो देख सकते हो, आप जो मैंने वन शॉट करवा रखी है वो देख लेना, आप पॉलिटिकली काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो मत देखना, मैं नहीं बोलता कि जरूरी है। राष्ट्रपति लोकसभा को स्वयं मनमर्जी से भंग नहीं कर सकते, ये नहीं कि अपने मन में आया कर दिया, नहीं। ये केवल प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सलाह पे ही किया जा सकता है। इट कैन बी डन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यदि मोदी जी और जो मंत्री हैं वो बोले कि हाँ भंग करो, तभी भंग कर सकते हैं। यदि सरकार बहुमत खो दे और वैकल्पिक सरकार न बन सके, तब राष्ट्रपति सलाह प्राप्त करने पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। इफ द गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी एंड नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल, द प्रेसिडेंट may डिसॉल्व लोकसभा आफ्टर रिसीविंग अप्रोप्रिएट एडवाइस। यानी कि मान लो जो सरकार है उसने अपना बहुमत खो दिया, अब बहुमत में बनी है, ना ही कोई वैकल्पिक सरकार बन सकती है, यानी गठबंधन करने से कोई नहीं बन सकती है। तो राष्ट्रपति सभी से बोलेगा मेंबर से, क्या बोलते हो, कर दे भंग, तो सब बोलेंगे हाँ कर दो, तो फिर कर देंगे ये। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का संवैधानिक अधिकार देता है, पर यह अधिकार बाध्यकारी सलाह से जुड़ा है। आर्टिकल 85 गिव्स द प्रेसिडेंट पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, बट दिस पावर इज बाउंड बाय मिनिस्ट्रियल एडवाइस। यानी अनुच्छेद 85 कहता है कि भाई राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है, लेकिन कब कर सकते हैं, जब प्रधानमंत्री या जो वो मंत्रिपरिषद सलाह दे कि हाँ करो, खुद की मन मर्जी से नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट एसोसिएटेड विद ड्राई लैंड फार्मिंग। कौन सी फसल शुष्क भूमि कृषि से संबंधित नहीं है, गवार, बाजरा, जूट, रागी। तो जूट जो है वो आपकी शुष्क भूमि पर नहीं की जा सकती, इसको आपको पता है कि काफ़ी पानी वगैरह चाहिए, तो ये पश्चिम बंगाल साइड में काफ़ी होती है। रिसरा में आपको पता है कि जूट कारखाना लगाया गया था। अगला है व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत में भूमि सुधार हुआ ना, लैंड रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंट के बाद में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तब उसके बाद में, तो उसका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पज क्या था, तो वो था कि जो भूमि जोतों का जो स्वामित्व था उसमें परिवर्तन करना, टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। आपको पता है कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी, और जो काफ़ी आम जनता थी उनके पास कुछ भी नहीं था। तो इनका ये था कि भैया सभी में जो जो ज़मीन है वो बराबर बांटी जाए, ये नहीं कि अब वही प्राचीन जो आपके जमींदार है उनके पास, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है तो अब सभी को समानता मिलनी चाहिए, इसलिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस लैंड इनक्वलिटी, यानी जो ज़मीन में असमानता थी, किसी के पास बहुत ज़्यादा थी, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं थी, उसे हटाने के लिए। अबोलिश जमींदारी, जो जमींदारी प्रथा थी आपकी, उसे खत्म करने के लिए। एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स, जो किसानों का शोषण होता था ना, उसे खत्म करने के लिए। आपके जो की रिफॉर्म्स थे उसमें क्या क्या थे, एक तो जमींदारी का उन्मूलन किया इन्होंने, यानी कि अबोलिशन ऑफ जमींदारी। भूमि धारणा सीलिंग जो है, लैंड सीलिंग, वो की गई आपकी। जोत का समेकन, आपका जो कंसोलिडेशन किया गया, बटाईदारों को अधिकार, यानी कि टेनेंसी रिफॉर्म्स भी इसमें लाए गए। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हमने देख ही लिया कि भूमि का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि बरोबर हर के पास बराबर आपका जो क्या है, भूमि होनी चाहिए सबके साथ उस टाइम पे, ये नहीं किसी के पास ज़्यादा। भूमिहीन किसानों को जमीन और सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइड लैंड एंड सिक्योरिटी टू लैंडलेस फार्मर्स। जिन किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं थी, जो जमींदारों के वहाँ काम करते थे, उनको ज़मीन प्रदान की गई, भूमि प्रदान की गई, लैंड प्रोवाइड की गई। कृषि उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण गरीबी कम करना, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। गाँव में जो गरीबी थी उसको कम करना और कृषि उत्पादन बढ़ाना। अब आपको पता है कि जब हर एक व्यक्ति के पास खुद की ज़मीन आ जाएगी, लैंड आ जाएगी, तो वो उस पर कमा के खा सकता है, तो इससे गरीबी कम होती है। सामंती संरचनाओं को खत्म करना। आपको पता है कि पहले इंडिया में जो बड़े बड़े सामंतवादी थे, जमींदार, उनके पास बहुत पावर होता था, आम जनता के पास कुछ भी नहीं था, तो उनको खत्म करना। आपके जो इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स थे, एक तो आपको पता है कि पहला ही जो संविधान संशोधन हुआ इंडिया, फर्स्ट अमेंडमेंट, वो 1951 में भूमि सुधारों के संबंध में ही हुआ था, लैंड रिफॉर्म से। भूमि सुधार कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए नवी अनुसूची बनाई गई। क्रिएटेड द नाइन्थ शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कि हम जो भी भूमि सुधार कानून बना रहे हैं ना, उन पे न्यायालय ये नहीं कि भाई हम इसका रिव्यू करेंगे, इसे हटा देंगे, वो कर देंगे, नहीं, इसे बाहर रखा गया, इसके लिए नौवीं सूची बनाई गई। फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 यानी 1955 का होगा, जो था संशोधन था। कंपेंशन के स्थान पे अमाउंट सब जोड़कर भूमि अधिग्रहण में सरकारी अधिकार मजबूत किए गए, यानी कि रिप्लेस द वर्ड कंपेंसेशन विद अमाउंट टू स्ट्रेंथन स्टेट पावर इन लैंड एक्विजिशन। आपको पता है कि जो सरकार कुछ कामों के लिए भूमि अपने पास लेती है, खरीदती है, तो वहाँ अमाउंट सब जोड़ा गया। अब फिर आपका आता है 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 यानी 17वां, जिसमें आपका कई राज्य भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में जोड़ा और भूमि की रिस्पेक्ट करी, यानी कि कई आपके जो राज्य हैं उन्हें जोड़ा गया, नाइन्थ शेड्यूल जो है आपके उसमें। फिर आपका जो 25वां था 1971 में 25, वो संपत्ति के उचित मुआवजे की बाध्यता को हटाया।
ताकि भूमि अधिग्रहण आसानी हो सके। रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ एडुकेट कंपनसेशन फॉर प्रॉपर्टी एक्विजिशन, यानी कि भूमि, आपको पता है सरकारी कामों के लिए काफ़ी सारे खेत भी खरीदने पड़ते हैं सड़क के लिए, तो उसके लिए जो उचित मुआवजे की वजह थी कि ये तो होना ही चाहिए, वो हटाया गया ताकि आसानी से ज़मीन अपने अंडर ली जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आपको पता है 1978 में जो 44वां था, उसके तहत आपको पता है कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, उसे एक फंडामेंटल राइट से हटा के क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया। अगला है चाइल्ड बजट को पहली बार भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। चाइल्ड बजटिंग वाज फर्स्ट टाइम अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, वो 2008-9 की बात है। ये उन दिनों की बात है, कब की बात है, 2008-9 की बात है। भारत में चाइल्ड बजटिंग पहली बार 2008-9 के केंद्रीय बजट में एक अलग विश्लेषणात्मक, यानी कि श्रेणी के रूप में पेश की गई, सेपरेट एनालिटिकल स्टेटमेंट के रूप में, है ना, अलग से। यह 0 से 18 वर्ष के बच्चों पर खर्च होने वाले सभी सरकारी व्ययों का समेकित विवरण देता है, यानी कि सब बताता है कि कितना कितना आपका जो एक्सपेंडिचर है वो चिल्ड्रन पे जो हमारे इंडिया में हुआ है, जो 18 साल से नीचे हैं उनके। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण, स्किल डेवलपमेंट और बाल कल्याण योजनाएं शामिल होती है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम जो होते हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे इसमें आते हैं, इसके बारे में चाइल्ड बजट में। भारत के कुल बजट का लगभग 2 से 3% हिस्सा नियमित रूप से बच्चों के लिए आवंटित होता है और वर्ष के अनुसार बदलता रहता है। मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जो बच्चे हैं ये आज तक बड़े नहीं हुए, ये अभी भी कह रहे हैं फ्रेंड्स हमें कुछ करना होगा वरना सोनू बाहर चली जाएगी गोदाम छोड़ के। अरे तो भाई वो 25 से 26 वर्ष की हो चुकी है, अब उसको भी कहीं ना कहीं तो बाहर जाना होगा, तो स्कूल में वो टॉपर किस बात की थी, कुछ तो वो करियर में करे। पर नहीं, ये बच्चे बड़े नहीं हो रहे या मैं बड़ा हो गया, इनसे छोटा होकर के क्या ही बताएं। निम्नलिखित में से किस घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जो सरकार की चालू आय और व्यय को प्रभावित करते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट इंक्लूड्स ओनली सच ट्रांजेक्शंस दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा जो होता है, वो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपका, कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर जो राशि बचे, वह प्राथमिक घाटा है, यानी कि जितना हमें राजकोषीय घाटा हुआ, इसका जो डेफिसिट है उसमें जो ब्याज भुगतान हमने घटाया तो राशि बचेगी, तो प्राइमरी आपका डेफिसिट आता है, यानी कि सरकार का वर्तमान वर्ष का असल उधार बोझ दिखाता है, शोज द गवर्नमेंट्स रियल बोरोइंग बर्डन फॉर द ईयर। फिर आपका आता है रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व व्यय। इसमें क्या होता है कि जो राजस्व व्यय है वो, यहाँ पे थोड़ा आप ऐसा कर लेना इसको अलग, राजस्व जो व्यय है वो राजस्व प्राप्ति से ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है वो आपका जितना प्राप्त हुआ उससे ज़्यादा हो जाए, खर्चा ज़्यादा हो जाए और प्राप्त कम हो, तो वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा है। संकेत, सरकार अपनी दैनिक खर्च जरूरतें पूरा करने के लिए उधार ले रही है, ये खराब संकेत है, यानी कि डेली अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए पूरा करने के लिए सरकार पैसा उधार ले रही है, तो ये एक बहुत ही गलत पूरा कर्ज हो रहा है हम पे। फिर आपका ट्रेड डेफिसिट, जो किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। व्हेन कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड इट्स एक्सपोर्ट, यानी कि हम जितने निर्यात नहीं कर रहे हैं उससे अधिक तो हम आयात कर रहे हैं, यानी कि बाहर अपना कम बेच रहे हैं और खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो वो तो ट्रेड डेफिसिट हो गया ना आपका, यानी व्यापार घाटा। अर्थ, विदेशी मुद्रा का अधिक बहिर्गमन मीन्स हायर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम पैसा बाहर ज़्यादा दे रहे हैं, हमारे अंदर कम आ रहा है। फिस्कल डेफिसिट यानी परिभाषा, जो आपका राजकोषीय घाटा है, सरकार के कुल व्यय और कुल आय, कर्ज को छोड़ के बीच में अंतर, यानी कि टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल नॉन बोरो रिसिप्ट जो है आपका द गैप जो इनके बीच में होता है, कि कितना रुपए जो है हमने खर्च किए और कितने हमें वापस प्राप्त हुए, उनमें जो अंतर आता है वो आपका एक घाटा दिखाता है, यानी वित्त वर्ष में सरकार को कितना उधार लेना पड़ा, उस गैप को कम करने के लिए उधार लेना पड़ता है ना वो। शोज हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ए फाइनेंशियल ईयर। हाउ इज एयर इनिशियली फिल्टर्ड व्हेन इट इज टेकन इनटू द ह्यूमन बॉडी, जब हवा मानव शरीर में प्रवेश करती है तो उसे प्रारंभ में किस प्रकार फिल्टर किया जाता है, तो नाक में बारीक बाल होते हैं, बाई फाइन हेयर इन द नोस्ट्रिल्स जो होते हैं आपके वो। अगला है कि पादप के फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाई यूटिलाइजिंग एनर्जी, तो स्थानांतरण जो है वो ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है फ्लोएम में, एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों का फ्लोएम ऊतक में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि मटेरियल आर ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, तो दोनों ही सही हैं आपके। एक और दो, फ्लोएम पौधे का परिवहन ऊतक है जो पत्तियों में बनी खाद्य सामग्री को पूरे पौधे में पहुंचाता है, यानी कि आपका, आप कह सकते हो जो मतलब ट्रांसपोर्ट का काम ये करता है। फ्लोएम इज ए वेस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड मेनली शुगर्स मेड इन द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी ये नहीं होता आपके जो चुगली करने वाला, वो कहीं एक से आपने बात पकड़ी और फिर पूरे
मोहल्ले में या कहीं भी मतलब फैला दी। तो ये क्या करता है, पत्तियों से आपका ये अच्छे काम करता है थोड़ा। ये आपका जो खाद्य सामग्री है, जो फूड है, स्पेशली आपका जो शुगर है, वो कलेक्ट करता है और फिर पूरे आपके जो पौधे हैं उनमें सब में बांट देता है। फ्लोएम के मुख्य घटक जो है आपके सीव ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर, ये इसके पार्ट है। ये द्विदिश यानी 2 दिशाओं में परिवहन करता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी कि बहुत अपवार्ड एंड डाउनवर्ड। प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन जो सक्रिय परिवहन और ऊर्जा पर निर्भर होता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन विच डिपेंड्स ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, एटीपी। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, द वर्ब ऑफ अपरिग्रह रेफर्स टू, यानी कि अपरिग्रह वर्त किसको संदर्भित करता है, तो वो कहता है कि अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तु का अपरिग्रह, यानी कि अपनी जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा संग्रह मत करो, इकट्ठा मत करो। ये आपको पता है कि जैन धर्म के जो पंच महाव्रत हैं, जैन धर्म के पंच महाव्रत, उनमें से एक है। 5 उसमें आपके मेन जो आपकी महाव्रत बोले जाते हैं, व्रत बोले जाते हैं, 5 महाव्रत है, उनमें से आपका अपरिग्रह है। बाकी आपको पता है कि अस्तय है ना, चोरी वगैरह नहीं करना, हिंसा है, ब्रह्मचारी है, सत्य बोलना है ना, कभी झूठ नहीं बोलना, ये सारे 5 महाव्रतों में आते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? इन इंडिया, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 28 टू मार्क द अचीवमेंट ऑफ विच साइंटिस्ट? तो आपके सीवी रमन साहब हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने आपका जो रमन प्रभाव है उसकी खोज की। भारत के प्रसिद्ध आपके भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट इन 1928। उन्हें 1930 में यानी 2 साल बाद भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। ये विज्ञान में भारत का पहला नोबेल था, ध्यान रखना। ही रिसीव्ड द 1930 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, इंडियाज फर्स्ट नोबेल इन साइंस, वी रमन साहब ने। उनकी खोज प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित थी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हिज डिस्कवरी वाज रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यानी कि नेशनल साइंस डे, वो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी। इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी, तो मनाया जाता है 28 फरवरी को, ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? वो आपने देखा होगा कि जो यशस्वी सोलंकी है वो बनी है। आपने देखा है ना, वो साथ साथ रहते हैं। वो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके एक तो वो हो गई, एक वो आपके पेरा सब के ना सर, मेजर ऋषभ सिंह साहब साहब, उन पे भी काफ़ी शॉट बनते हैं। तो ये इन दोनों को आपने देखा भी होगा शायद, मेरे हिसाब से तो यशस्वी सोलंकी है वो शॉर्ट में। मार्च 2025 में लॉन्च किया गया पीएम युवा 3.0 किससे संबंधित है? तो वो आपका जो युवा लेखकों को सलाह देना है, मेंटरिंग यू यंग ऑथर्स, जो आपके नए नए लेखक हैं उनको सलाह देना, एडवाइस देना। पीएम युवा 3.0 11 मार्च 2025 को लॉन्च हुई। उद्देश्य जो था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को मेंटरशिप और प्लेटफॉर्म देना, यानी कि प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म टू यंग ऑथर्स अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। इसमें 50 लेखकों का चयन होगा जो नॉन फिक्शन किताबें लिखेंगे, यानी गैर कथन, नॉन कथन, नॉन फिक्शन। द स्कीम विल सिलेक्ट 50 ऑथर्स हु विल राइट नॉन फिक्शन बुक, यानी जो आपकी गैर काल्पनिक कहानियाँ होंगी वो लिखेंगे, उसको उनका 50 का आपका चयन होगा। आपका सिलेक्शन हो गया है? मेरा सिलेक्शन हो गया है, हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे 50 लेखकों का सिलेक्शन होगा इसमें। थीम जो है वो भारतीय प्रवासी, भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम, और आधुनिक भारत के निर्माता, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये रहेगी आपकी। चयनित लेखकों को 6 माह की, जो जो इसमें 50 आपके लेखक सेलेक्ट होंगे, उन्हें 6 मंथ की मेंटरशिप मिलेगी और 50,000 मंथ आपका स्टाइपेंड मिलेगा, ध्यान रखना, प्रति माह। किताब प्रकाशन और 10% रॉयल्टी मिलेगी, ध्यान रखना। द बुक पब्लिश्ड एंड 10% रॉयल्टी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जनवरी 2025 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने जारी किया। उन्होंने बोला कि यार नेटफ्लिक्स के लिए क्यों सभी को सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़े, हम ही खरीद लेते हैं शिक्षा मंत्रालय वाले, और फिर पूरे देश में सभी को फ्री में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये वो नहीं है, गलत करके आओगे। इसलिए क्या है वो देखते हैं। ये नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो मजाक की बात है। इतना तो कोई यहाँ पे महामानव नहीं है जो मजाक को भी ना समझ पाए, बोलेंगे कि सर आपने तो नेटफ्लिक्स बताया था सर, सर वहाँ तो आया ही नहीं सर। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, हाथ जोड़ता हूँ। यह योजना 1 जनवरी 2025 से शुरू हुई। योजना का उद्देश्य देश भर के सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और जो संस्थानों को उच्च स्तरीय शोध पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुँच देना है। यानी कि क्या है इसका एम, टू गिव ऑल गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज़, जिन्हें सरकार चलाती है आपकी, उन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, कॉलेजेस एंड आर डी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, डिजिटल एक्सेस टू हाई क्वालिटी रिसर्च जर्नल्स। तो उन तक पहुँच सके जो, जिनमें काफ़ी गहरी खोज होती है, जिन पत्रिकाओं में, वहाँ तक पहुँचो। लगभग 13,000 अंतर्राष्ट्रीय ई जर्नल्स 30 प्रमुख प्रकाशकों की शामिल
हैं जो अब 6,300 से अधिक संस्थानों में 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों व शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, जो आपके रिसर्चर्स हैं उनके लिए। देश भर में रिसर्च और हायर एजुकेशन को सस्ता, समतामूलक और डिजिटल बनाने का प्रयास है, ताकि बड़े व छोटे, शहरी और दूरदराज क्षेत्रों के संस्थानों को बराबर अवसर मिल सके, यानी कि गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज एंड स्मॉल अर्बन एंड रिमोट इंस्टीट्यूशंस लाइक। सरकार ने 2025-2027 के लिए लगभग 6,000 करोड़ का बजट इस योजना के लिए रखा है, ध्यान रखना। अगला है स्टेट ऑफ जुडिशियरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला न्यायपालिका की कार्यशील शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, यानी कि वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। जो आपके जिले में न्यायपालिका होती है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, तो वो 36.3%, ध्यान रखना, 36.3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी बड़ी बिल्ली बिग कैट की प्रजाति दहाड़ नहीं सकती, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बिग कैट कैन नॉट रॉट, तो वो आपका चीता है, चीता ही कह दे, ऑप्शन डी। द गोपी डायरीज फाइंडिंग लव पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द गोपी डायरीज फाइंडिंग लव, तो सुधा वर्मा जो है वो इसकी लेखक हैं, जिन्होंने डॉलर बुक भी लिख रखी है, आपको पता होगा। वो एक प्रसिद्ध आपकी भारतीय लेखिका है, रिनाउंड इंडियन ऑथर है, एजुकेटर है एंड फिलेंथ्रोपिस्ट है, यानी समाज सेवी हैं। उनका जन्म 1950 में कर्नाटक में हुआ था। वह इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्य, यानी कि जो आपकी पब्लिक वेलफेयर में सारा, और स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास में बड़ा योगदान रखती है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। 2024 में उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया। और साहित्य, सामाजिक कार्यों के लिए, यानी कि आपका जो इन्होंने अच्छा काम किया है समाज में, उसके लिए इन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण मिले हैं। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, वाइज एंड अदरवाइज, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, डॉलर बहू, 3000 स्टिचेज, द मैन फ्रॉम द एग, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। अगला है कि अधरतिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोकगीत है, तो झारखंड का है, सही पकड़े हैं, कहाँ का है, झारखंड का है, ऑप्शन बी। ए ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग ऑफ विच स्टेट, अधरतिया, वो यहाँ का है। फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड काफ़ी पूछ रहा भी, जो आपके लोक संगीत है, ये आपको पता है कि किसको दिखाते हैं, ट्राइबल कल्चर जो है, आदिवासी संस्कृति, नेचर, फेस्टिवल्स, और जो आपका कृषि पे आधारित जो जीवन है उसको ही दिखाते हैं। एक तो आपका झुमरी है, झूमर, जो आपका विवाह त्योहार जब खुशी होती है तब ये मनाते हैं, गाते रहते हैं। अगला आपका कर्मा गीत, ये आपके त्योहार पे गाए जाते हैं, प्रकृति और भगवान कर्मा की आराधना पे होते हैं, यानी कि किसकी ये पूजा करते हैं, डाइटी कर्मा एंड नेचर। भगवा गीत हो गए आपके, जो होली के अवसर पर रंग और मस्ती से भरे गीत होते हैं, जॉयफुल सॉन्ग्स संग ड्यूरिंग होली सेलिब्रेशंस। सोहर गीत हो गए, जो जन्म और शिशु संबंधित शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं, जब आपका बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे ये आपके सोहर गीत गाए जाते हैं। दाऊद गीत, जो कृषि कार्यों, मेहनत और खेत जीवन से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर वर्क एंड फार्मिंग लाइफ। फिर आपका बांझी जन्म गीत, जीवन के संस्कार और पारिवारिक अवसरों पे गाए जाते हैं, यानी कि लाइफ साइकिल इवेंट जो होते हैं उनके टाइम पे। फिर आपका माघी नागपुरी लोक संगीत, ये आपकी लोक कथाओं से और त्योहारों से जुड़े हुए हैं, है ना। अगला है बाउल नृत्य, ये आपको पता है कि पश्चिम बंगाल बाउल बंगले में, तो ये आपका कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। छऊ भी किया जाता है, आपको पता है कि पुरुलिया छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है, पुरुलिया। मुखौटा आधारित योद्धा जैसे नृत्य है, मास्क बेस्ड मार्शल डांस, पॉपुलर इन पुरुलिया, आपको पता है। उसके अलावा कौन कौन सा है, एक आपको पता है कि ओडिशा में है, कौन सा, मयूरभंज, और जो आपका है कौन सा बच गया वो, झारखंड छत्तीसगढ़ में है ना, वो शहर कुछ ऐसा करके है, 3 प्रकार होते हैं। तो पुरुलिया आपका जो है यहाँ पश्चिम बंगाल में, यहाँ आपके युद्ध वगैरह के जो है नृत्य दिखाए जाते हैं। गंभीरा नृत्य, ये आपका मालदा क्षेत्र का फेमस है, लोक नृत्य है, जो सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक संवाद शामिल है, यानी कंबाइंड डांस एंड डायलॉग्स टू कमेंट ऑन सोशल इशू। जातरा है आपका, जो संगीत अभिनय, यानी आपका जो ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग के साथ दिखाते हैं। संताल नृत्य है, जो संथाल जनजाति थी जिन्होंने संथाल विद्रोह किया था सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, उन्हीं जनजाति का एक संथाल नृत्य है, जो ढोल और मांदर की धुन पर सामूहिक प्रस्तुति, यानी सभी ग्रुप में नाचते हैं वहाँ पे ना। अगला बाउल नृत्य, जो आपको पता ही है कि परफॉर्म्ड विथ बाउल स्पिरिचुअल सॉन्ग जो होते हैं, जो आध्यात्मिक गीत होते हैं उनके आधार पे किया जाता है। कव्वाली कीर्तन नृत्य, जो धार्मिक भक्ति गीतों पे आधारित होता है। डिवोशनल डांस परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स विथ रिथमिक चैंटिंग, गीत का मतलब ये धार्मिक जो भक्ति गीत है उनके साथ गाते गाते कीर्तन करते रहते हैं, है ना। ढाली नृत्य हो गया, जो ढाल और तलवार लेकर किया जाने वाला शौर्य प्रधान नृत्य है। माता पूजा नृत्य, यानी जिसे गाजन डांस भी बोलते हैं, ये शिव गाजन त्योहार से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड टू शिवा गाजन फेस्टिवल, इन्वॉल्व्स डिवोशनल एंड रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस, जो लोग तांत्रिक अवसरों पर किया जाते हैं वो।
अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के फर्स्ट आपके चेयरमैन थे? वो तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, इनका जन्म 1919 में अहमदाबाद में हुआ, यानी फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इन्होंने उसमें निर्णायक भूमिका निभाई, यानी की रोल इन्होंने अदा किया इसमें। इनकोस्पार्क जो है 1962 में, जो आगे चल के आपका इसरो बना, इसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट 1975, उनकी जो नींव है वो इन्हीं के प्रयासों से रखी गई थी, यानी इंडिया फर्स्ट सेटेलाइट आर्यभट्ट। परमाणु ऊर्जा यानी आपकी जो न्यूक्लियर रिसर्च है एनर्जी के, न्यूक्लियर एनर्जी पे, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, शिक्षा और उद्योगों में इनका बड़ा योगदान रहा। आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना में भी शामिल। 1971 में इनका निधन हो गया, डेथ हो गई। भारत सरकार ने उनके सम्मान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया। तो यहाँ आपके आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी कल से करंट और मेन फोकस करंट पे रहेगा, करंट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड हाँ, इस क्लास में मेरे को लगता है शायद थोड़ी माइक की प्रॉब्लम रही है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आपसे ज़्यादा गुस्सा मेरे को आता है जब मेरे को पता चलता है कि यार ये माइक जो है आपका नॉइज दे रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है करवाने में, खुद पीपीटी तैयार करो, खुद पढ़ाओ, और ऊपर से फिर आप इतनी मेहनत से सब कुछ पढ़ा दो, और फिर जब वापस शेयर करते हैं तो फिर नॉइस आ जाती है, तो बड़ा गुस्सा आता है। बट एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ी देर ही रहे, और आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाएगा। एंड हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर वगैरह कर देना, और शेयर ना भी करो वो आपकी मर्जी। कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और टेलीग्राम पे SSCRI सर्च करके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू।